थैंक यू प्रियंका जी। पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के साथ जुड़े सभी सहकारियों को सादर जय भीम। आई विश एंड आई ऑनर द ग्रेटनेस इन ऑल ऑफ यू। सहकारियों, जैसे मैंने कल बोला था कि मैं तो इस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट ही हूँ, तो जैसे कि आज हमारा कंक्लूडिंग जो टॉपिक है, आज हमने जो भी हम 10 दिन से सीख रहे थे उसको हमने कंक्लूड करना है। तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, बट वही बात आ जाती है कि कम साथी जुड़ रहे हैं, तो इसी पे हमने वर्क भी करना है इस ट्रेनिंग के कंप्लीट होने के बाद। और इसी पे हम लाइक वही जो कह रहे हैं कि भी क्यों हम अपनी कार्यों कल जैसे हमने सीखा कि व्हाट इज आइडियल कास्टलेस सोसाइटी, क्योंकि जो इंसान है वो हमेशा एक सोसाइटी में ही रह सकता है, वो एक सामाजिक प्राणी है। तो हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो आइडियल नहीं है, क्योंकि जो मैन है वो एक सोसाइटी को तब बनाता है, मैन कंस्टिट्यूट अ सोसाइटी बिकॉज देयर हैव थिंग्स विच दे पोजेस इन कॉमन। भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सब चीजें होती हैं और सब वो इंसानों की कॉमन होती हैं, तब हम कहते हैं कि हाँ ये सोसाइटी है, कि सब मिल वर्त के रह रहे हैं तो ये सोसाइटी है। बट बाबा साहब कहते हैं कि हैविंग द थिंग्स इज अ डिफरेंट देन हैविंग द थिंग्स इन कॉमन। बस चीजें हैं, जैसे त्योहार है, यहाँ पे रीति रिवाज है हमारे यहाँ पे, जहाँ हमारे पास संसाधन है, बट वो हम शेयर नहीं कर पाते। जैसे हमने कल बात करी कि 77% जो हमारे देश की संपत्ति है वो टॉप 10% के पास है। तो ये जो शेयरिंग नहीं है, उसी के पीछे मतलब उसी उस दैट इज द रीजन कि हम इस जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, भारत देश की सोसाइटी, दैट इज द रीजन कि हम इसको आइडियल सोसाइटी नहीं कह सकते। और उसमें जैसे हमने कल सीखा कि ये जो एक सीढ़ी नुमा ढांचा है, जिसमें दर्जा ब दर्जा हमें अगर लोअर है तो लोअर में भी आगे और आगे डिवीजन कर दी है कि कोई बहुत ही ज्यादा लोअर है, कोई उससे बड़ा, कोई उससे बड़ा। तो ये इसको हमने समझना है। और उसी का ये मकसद है पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम का, जो हम कर रहे हैं। हम मतलब दिमागों को खोल रहे हैं, जो बंद हमारे ब्रेन है, जो जैसे कह लो कि स्केमा हमने पढ़ा, स्टुपिडिटी हमने पढ़ा, तो उसी के तहत ये आज हमने एक कंक्लूडिंग लेक्चर है, इसको हम हार्ट भी कह सकते हैं इस प्रोग्राम का, कि ये दिल है। यहीं से हमने जैसे कह लो कि आगे अगर हम लाइक इन एक्चुअल में जुड़ जाते हैं, इन एक्चुअल में अपनी प्रॉब्लम को समझ पाते हैं, स्केमा से निकल गए, तो फिर जो हमारा एम है, गोल है, ऑब्जेक्टिव है, वो हमारा मतलब जैसे हमारा 5 ईयर का ऑब्जेक्टिव है कि हम 5 साल में अपना एम हमने अचीव करना है, तो वो मतलब कोई हमें मुश्किल नहीं होएगा। बट जरूरत है इसको समझने की, अंडरस्टैंड करना और उसको इम्प्लीमेंट करना। तो सहकारियों, इसी के साथ मैं आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। तो सहकारियों, जैसे हमने सारे के सारे लेक्चर में देखा है कि जो हमारे आइडियल हैं वो महान अशोका ही है, क्योंकि महान अशोका एक वो अपने आप में एक पर्सनैलिटी, एक राजा ना होकर वो उनमें वो इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस क्लास उनमें थी। वो एक सिंपल एक राजा नहीं थे, वो ही वाज नॉट ओनली अ कॉन्करर, कि वो एक राजा ना होके वो एक एडमिनिस्ट्रेटर थे, फिलोसफर थे, एजुकेटर थे। तो उनमें बहुत बहुत सारी उनके उनमें क्वालिटीज थी, जिसकी वजह से वो एक स्टेट्समैन बने, नेशन बिल्डर बने। तो उन्हीं को हमने फॉलो करना है, बार 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 हम उन्हीं का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वही हमारे मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने अपने आप के अपने एक्सपीरियंस से अपनी पर्सनैलिटी को इतना रिकंस्ट्रक्ट करा इन एक्चुअल में। लाइक कहना और करना दो अलग बातें होती हैं, बट उन्होंने उसको एक करके माना, जो कहा वो किया भी। तो उन्हीं को हम बार बार इसलिए कर रहे हैं कि उन्हीं वही हमारे मार्गदर्शक हैं। और महानायक कांशीराम जी ने भी कहा था कि सम्राट अशोक का राज्य आएगा और हम सबको भयमुक्त बनाएगा, तो उन्हीं का राज लाने की हम यहाँ पे चेष्टा कर रहे हैं। तो इसी में लाइक हम देखते हैं कि वो रेलेवेंट क्यों है। वो इसीलिए रेलेवेंट है कि उनका जो उन्होंने जो बदलाव लाए, उन्होंने जो सोसाइटी का रिकंस्ट्रक्शन किया, खुद का रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद उन्होंने पूरे अपने जो उनके जनता थी, प्रजा थी, उनका भी रिकंस्ट्रक्ट किया। तो वो कैसे कर पाए? वो एजुकेशन एंड थिंकिंग स्किल के साथ ही कर पाए।
थिंकिंग स्किल और एजुकेशन उन्होंने यूनिफॉर्म एंड यूनिवर्सल, एक जैसी एजुकेशन सबको, सबके लिए, और कंपल्सरी भी करी और फ्री भी करी। तो यहां से उन्होंने अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी कि हर कोई लाइक सक्षम हो पाए और हर किसी को कोई भेदभाव ना रह जाए। और इसी से जब ये एजुकेशन उनको वो देते हैं अपनी प्रजा को, थिंकिंग स्किल वो देते हैं, तो यहाँ से वो एक बहुजन समाज का ऐसा निर्माण होता है जिसमें कोऑपरेटिव एटीट्यूड बनता है। कोऑपरेटिव एटीट्यूड बनने से वो गवर्निंग कम्युनिटी बन जाता है। उस वक्त बिफोर क्राइस्ट, जैसे हम देखते हैं बिफोर क्राइस्ट बहुजन समाज गवर्निंग कम्युनिटी बना। जैसे कल हमने एडमंड बर्ग का भी कोटेशन पढ़ा था कि जिस वक्त बाकी समाज जंगलों में रह रहा था, बाकी समाज को ये तक नहीं पता था कि व्हाट इज गणतंत्र क्या है, जुडिशरी क्या होती है, रूल रेगुलेशन क्या होते हैं, उस वक्त हमारा भारत देश था वो एक रिपब्लिक, लाइक एक लोकतांत्रिक प्रणाली में वो जी रहा था। तो ये उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी करके किया, और ये सारा जो उनके शिलालेख हैं उनसे हमें ये जानकारी मिलती है। तो सहकारियों, उन्हीं को हम आज एक बार दोबारा से डिटेल में जानेंगे कि उनका जो राज्यकाल रहा है वो 295 बिफोर क्राइस्ट टू 232 बिफोर क्राइस्ट उनका राज्यकाल रहा है। बहुत कम एज में वो राजा बन गए थे। तो कलिंगा का वार, जैसे पहले जो अभी तो जैसे हम बिजनेस करते हैं, कंपनीज है और बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, अलग हमारा बिजनेस बन गया है। बट उस वक्त प्राचीन काल में जो बिजनेस था वो सिर्फ और सिर्फ जहां पे व्यापार होता था, एक वही एक जैसे कह लो कि इनकम का सोर्स होता था। और जो भी ज्यादा उपजाऊ एरिया होते थे उन पे जो सारे राजा एक दूसरे अटैक करके उसको अपने कब्जे में लेते थे। तो उसी तहत ये उनका कलिंगा का वार था, क्योंकि कलिंगा का जो पोर्शन था वो बहुत उपजाऊ था। तो उन्होंने उस पे अटैक किया, वार किया, उसको जीता, और उसके बाद जब वो इवनिंग में अपना रेस्ट करने के बाद दोबारा जब वो जाते हैं, रणभूमि में जाते हैं, जैसे हमने कल भी सुना कि फिर वो देखते हैं कि मानव हानि बहुत हुई है, और वो उनमें एक बदलाव आता है पूरा का पूरा, मतलब पूरा उनमें 100% वो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं अपने आप को, और पूरा बदलाव आता है। और वहीं से वो 3 प्रतिज्ञाएं लेते हैं, जिनमें से जैसे वो पहले प्रतिज्ञा है वो ये लेते हैं कि मैं युद्ध की नीति का त्याग करता हूँ। युद्ध नहीं, मतलब उसकी नीति, अगर कोई मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा ही नहीं होने देने, मतलब कुछ इस तरह से मैं व्यवहार करूंगा, इस तरह से मैं अपनी प्रजा को सीख दूंगा, उनका बिहेवियर प्रजा का और मेरा बिहेवियर ऐसा होएगा कि मैं कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब दो सीमाओं में कोई झगड़ा, जैसे अभी हमने देखा पिछले दिनों में हमारे तो स्टेट में ही झगड़ा हो गया, मिजोरम और सिक्किम में हमने देखा। तो वो कह रहे कि मैं अपना चरित्र का ऐसे निर्माण करूंगा कि मैं कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा नहीं होने दूंगा और युद्ध की संभावना पैदा ही नहीं होने दूंगा। युद्ध जिस वजह से युद्ध स्टार्ट करना पड़ता है, वो मैं उस नीति को ही नीति को त्याग करता हूँ। हाँ, अगर कोई मेरे पे अटैक करेगा तो उसका तो हम जवाब देंगे। और इसी कंसेप्ट को आज भारत देश की फॉरेन पॉलिसी भी फॉलो कर रही है। तो सबसे पहले जो उन्होंने ओथ ली वो थी कि वो युद्ध की नीति का त्याग करते हैं। सेकंड, उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली वो उन्होंने ली कि मैं वैमनस्यता, विषमता, ये जो इसमें बिखरा पड़ा समाज है, इसमें बराबरता नहीं है, इसका त्याग करता हूं। और तीसरी प्रतिज्ञा उनकी ये थी कि मैं अपने प्रयत्नों की उच्चतम लेवल पे प्रकाष्ठा करूंगा, ताकि ये जो मतलब जन कल्याण के लिए, समस्त जन कल्याण की समृद्धि के लिए, ताकि इक्वालिटी आए, समृद्धि आए, तो उसके लिए मैं जो अपनी प्रयत्न करूंगा वो उच्चतम लेवल के करूंगा, जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए नहीं करूंगा, तो उच्चतम लेवल की मैं प्रकाष्ठा करूंगा। तो यहाँ से सहकारियों हमें ये समझ में आता है कि भारत देश जो है, इसके जो 2 बेटे हुए हैं, तथागत बुद्धा एंड महान अशोका, तो ये 2 सन, दे आर द लाइक ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो इन्होंने जो आइडियोलॉजी फॉलो करी, तो ये 2 कंट्रीब्यूशन है, दो हमारे पुत्र कह लो भारत देश के, वो हैं जिन्होंने वर्ल्ड ह्यूमन सिविलाइजेशन में मैक्सिमम कंट्रीब्यूट किया। क्योंकि उन्हीं को फॉलो करके पूरा, जैसे कह लो कि भारत देश आज भी, अगर हम कहते हैं कि कोऑपरेटिव, नेशनल कोऑपरेटिव
इंटरनेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है, तो वो बुद्धा एंड अशोका को ही लाइक आगे रख के उन्होंने इसका निर्माण किया है। तो सहकारियों, ये जो 3 प्रतिज्ञाएं हैं, इन्हीं को उन्होंने लाइक एक कॉमन मैन, एक लेमैन की तरह उन्होंने लिया और इम्प्लीमेंट एक उन्होंने राजा की तरह किया। इम्प्लीमेंट उन्होंने एक राजा की तरह किया और उन्होंने ये दृढ़ संकल्प लिया कि वो रिकंस्ट्रक्शन हर हाल में अपने समाज का करेंगे। तो यहाँ पे सहकारियों में ये कहना चाहूंगी कि कोई इंसान प्रतिज्ञा कब लेता है? हम प्रतिज्ञा कब लेते हैं? हम प्रतिज्ञा तब लेते हैं जब हमारे पास कोई संकल्प होता है। संकल्प कब होता है? जब हमें कोई पॉसिबिलिटी नजर आती है। वो जब उन्होंने देखा कि इस युद्ध से तो मनुष्य हानि हो रही है, लिमिट तो किसी चीज को हथियाने की, अपने पास पाने की कोई लिमिट तो होती नहीं है, तो ये जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है ये इंसान को खुद ही लेके आना होता है। तो यहाँ से उन्होंने प्रतिज्ञा ली, उन्होंने एक संकल्प लिया, उनको एक पॉसिबिलिटी नजर आई कि अगर वो धम्म को आचरण करेंगे तो वो इस सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने ये है कि जब भी हम कोई प्रतिज्ञा लेंगे तो हमने पहले हमें पॉसिबिलिटी नजर आनी चाहिए और उस पॉसिबिलिटी को अचीव करने के लिए हमें दृढ़ संकल्पित होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हम महान अशोका के अनुयायी हैं, जो उनको फॉलो कर रहे हैं। तो सहकारियों, जैसे हमने कल पढ़ा कि जो एजुकेशन एंड थिंकिंग स्किल है, एजुकेशन, थिंकिंग स्किल एंड कॉपरेशन, दीज आर द 3 मेन टूल्स जो आज की सोसाइटी में बहुत की जरूरत है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि उन्होंने जो एजुकेशन है वो उनको ही क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी टू ऑल यूनिफॉर्म एंड यूनिवर्सल। अपनी प्रजा और अपनी संतान में उन्होंने कोई फर्क नहीं रखा, सबके लिए उन्होंने एजुकेशन अवेलेबल करवाई। जैसे आज की सरकारें तो हम देखते हैं कि नई नई पॉलिसीज ला रही हैं, उनमें इतने इतने लाइक जैसे कह लो कि कई बार हम देखते हैं कि अगर स्टाइपेंड भी लेना है तो उसके लिए भी पोर्टल खुलता है, ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, बट जबकि रियलिटी में वो बेस लाइन पे वो नहीं देखते, वो कॉमन मैन की तरह नहीं देखते। जैसे महान अशोका ने देखा, वो एक कॉमन मैन की तरह नहीं देखते कि हमारी मतलब मोर देन 50% हमारी पॉपुलेशन, हमारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो वो पोर्टल खुलने पे स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करेंगे? तो यहाँ से हमें ये सीखने का आता है कि कॉमन मैन लाइक हमें पहले खुद को वो फील करना होगा, उसके बाद ही हम किसी को ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहीं पे सहकारियों उन्होंने जो है अपनी जो इंडिविजुअल लाइक सबके लिए उन्होंने एजुकेशन मुहैया करवाई, और इसी तरह उन्होंने जो उनकी जो 4 तरह की विद्या उस वक्त दी जाती थी, उसमें लाइक अनुवंश की विद्या जिसको हम थिंकिंग स्किल कहते हैं, एक वो दी जाती थी, और एक त्रयी विद्या थी जिसमें जो 3 हमारे ग्रंथ हम कहते हैं वैदिक ग्रंथ हैं उनको पढ़ाया जाता था, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, और वार्ता की विद्या दी जाती थी, कृषि एंड पशुपालन जैसे हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, और दंड नीति, न्याय, कि अगर कोई कहीं कोई जुल्म करता है तो उसको किस हिसाब से उनको लाइक दंडित करना है। तो ये 4 विद्याएं उस वक्त थी, अनुवंश की, त्रयी, वार्ता एंड दंड नीति। तो जो अनुवंश की विद्या है जिसको आज हम थिंकिंग स्किल कहते हैं, ये मेन थिंकिंग थी, मेन विद्या थी, जिसको कि हम प्रदीप, जब सभी दीपों का दीप, सभी लाइक लाइट ऑफ ऑल साइंसेस, तो सभी विद्याओं का दीप थी अनुवंश की विद्या, क्योंकि इससे हमें चिंतन और मनन करने की इसमें विशेषता हमें मिलती है, हमें एफिशिएंट बनाती है कि किस तरह हम चिंतन मंथन, जैसे मैंने कल भी बोला कि मंथन करना पड़ता है, हमारी पॉलिटिकल पार्टियां हमेशा मंथन करती है हार के बाद, तो वो तो लाइक सत्ता में होती हैं, हार गई, नेक्स्ट टाइम फिर सत्ता में आ जाएंगी, वो फिर भी मंथन करती हैं, और हम लोग जो लाइक हजारों सालों से जो हम लाइक हमारा शोषण हो रहा है, तो हम मंथन ही नहीं कर रहे। तो इसलिए लाइक हमें ये थिंकिंग स्किल की जरूरत है, इसलिए बार बार हम थिंकिंग स्किल समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये हमें चिंतन मनन करने की क्षमता देती है, उससे हम एफिशिएंट बनते हैं और उसी से हम सभी समस्याओं का हल ढूंढने के काबिल बनते हैं। तो अगर हम इसको अनुवंशिकी को अलग अलग करके देखें तो अनु मतलब बार बार जैसे हम कहते हैं ना एक्सपीरियंस है, उसको बार बार एक्सपीरियंस को जब हम रिकंस्ट्रक्ट करते जाएंगे तो वो हमारी हैबिट में आ जाएगा, और उसी हैबिट से फिर हम लाइक एक सेंसिटिव एटीट्यूड आएगा।
तो अनुवंशिकी का मतलब कि बार बार मुड़ मुड़ कर देखना, कि अगर हम कुछ अचीव करने में फेल हो रहे हैं, विफल हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं। अनु मतलब मुड़ मुड़ के देखना, मतलब विशेष, और इंशिकी अनुवंशिकी का जो लास्ट वाला है वो भी वही है कि उसको असेस करना, जानना, देखना। तो अनुवंशिकी मतलब बार बार किसी समस्या को देखना। तो इसलिए सहकारियों, ये जो थिंकिंग स्किल है ये हमसे छीनी गई। आज भी जैसे हम देखते हैं कि जो जो लाइक जो मेन टेक्ट्स कह लो, वो हम लोगों को नहीं पता। कई बार हम देखते हैं कि हम इंटेलेक्चुअल जो हम बहुजन समाज से निकल के भी आते हैं, हम उतने टैक्टफुल नहीं होते जितने दूसरे लोग टैक्टफुल हैं। वो इसीलिए है क्योंकि हमें हमसे ये जो विद्या है वो छीनी गई है। सो महान अशोका ने क्या किया, उन्होंने जो है एक समान, ये सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ जो पुरोहित वर्ग या जो राज दरबारी या जो अपने दरबार राजा के जो बच्चे होते थे कह लो भी, उन्हीं तक सीमित थी। बट महान अशोका ने इनको सबके लिए अवेलेबल करवाया, और उसी से ही फिर जो है हमारी इंडिविजुअल उन्होंने मतलब एक एक लाइक जैसे कह लो कि सिंपल से सिंपल, कमजोर से कमजोर जो मानस था उसको भी उन्होंने ये सारी अपॉर्चुनिटी दी, और उनका सहयोग भी लिया। जैसे मैंने कल बोला कि बोथ वे, पहले उनको सहयोग दिया, उनको इंटेलेक्चुअली साउंड किया, और फिर उनका बाद में सहयोग भी लिया। तो ये इतनी इंपॉर्टेंस है एजुकेशन की, थिंकिंग स्किल की एंड मॉरल वैल्यूज की। बाबा साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि एजुकेशन से ही, एजुकेट होकर ही, राइट एजुकेशन से ही हम जो कास्ट है उसको डीकास्ट कर सकते हैं। और मॉरल वैल्यूज की तो हमेशा ही जैसे कह लो जरूरत होती ही है। अगर किसी में नैतिकता ही नहीं है तो वो चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, नैतिकता होना बहुत जरूरी है। तो ये जो है इन्हीं तीन पहलुओं से जो है इंडिविजुअल की क्रिएशन होती है। तो थिंकिंग स्किल, जैसे मैंने सहकारियों पहले बताया कि ये चाणक्य ने जैसे इनके बारे में लिखा है कि द फैकल्टी ऑफ थिंकिंग स्किल इज एवर लाइट एज द लैम्प ऑफ ऑल साइंसेस, and it is the mean of all action, solution, remedies, and as the sport of all laws and duties. तो ये उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि प्रदीप मतलब सभी दीपों का दीप है, प्रदीप है, सर्व विद्या अनाम विद्या नामु नाय, सर्व कर्मणाय आश्चर्य, सर्व धर्मणा श्वेश दानवीय की मता। तो ये थोड़ा संस्कृत के शब्द है। तो लाइक ये थिंकिंग स्किल का वही है कि ये हमें चिंतन मनन करना सिखाती है, एफिशिएंट बनाती है, प्रॉब्लम्स को लाइक उसकी जड़ तक जाना सिखाती है। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ थिंकिंग स्किल। तो अब हमने जैसे अल्टीमेटली हमारा एम क्या है, अल्टीमेटली हमारा एम है बहुजन समाज को गवर्निंग कम्युनिटी बनाना। पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम का भी यही एम है, क्योंकि ये जो अनुवंश की विद्या या चिंतन मनन यही हमारे समाज में नहीं है। क्योंकि इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं हमेशा कहती हूँ मूवमेंट तो कभी भी नहीं रुका, बट वो मूवमेंट जो काफिला है वो अपनी मंजिल पर भी नहीं पहुंचा। तो वहां पे हम क्यों नहीं पहुंच पाए। तो जैसे हमने देखा एजुकेशन, थिंकिंग स्किल, मॉरल वैल्यूज, उसी में जो कॉपरेशन है दैट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। जो कॉपरेशन है वो भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कॉपरेशन के साथ ही जो हमारा इंटेलिजेंस क्लास है, अगर उसमें कॉपरेशन आ जाता है तो फिर वो एज ए कैटलिस्ट काम करेगी। इंटेलिजेंस क्लास है, उसने एज ए कैटलिस्ट काम करना है, बट वो तब करेगी अगर वो कॉपरेटिंग टू ईच अदर होंगे। तो कॉपरेशन जो है, जब हम बार बार लाइक हम एक हमारे में कॉपरेटिंग एटीट्यूड के साथ हम किसी भी संगठन में काम करते हैं तो कॉमन शेयरिंग हो जाती है। जब हमने कॉपरेट करना है, लाइक कोई जैसे मान लो आज मेरा ही लेक्चर था, मैंने प्रियंका जी से मदद ली, या कल को किसी और का कोई हमने प्रोग्राम ही करना है, तो हम जब उसको कॉपरेट करेंगे एक शेयरिंग हो जाती है। जो बर्डन था वो शेयर हो गया, कॉमन शेयरिंग, कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन एक्सपीरियंसेस। ये जो कॉमन ये जो कॉमन की ही तो डेफिशिएंसी है। जैसे मैंने शुरू में भी बताया कि चीजें तो हमारे पास सब एक जैसी हैं, बट वो चीजें कॉमन नहीं है। लाइक हैविंग थिंग्स इज डिफरेंट, is totally different from possessing the things in common.
यहाँ पे लाइक ये क्रक्स है, ये मेन क्रक्स पॉइंट है कि इसीलिए हम कहते हैं कि हम डिवाइडेड हैं, वी आर नॉट रिजाइडिंग इन एन आइडियल सोसाइटी, क्योंकि यहाँ पे हर चीज है बट वो कॉमन नहीं है। वो दर्जा ब दर्जा, ब्राह्मण के घर हम नहीं जा सकते, क्षत्रिय के पास जो वैल्यू है वो हमें नहीं मिल पाती। इसी तरह हमारे यहाँ पे वाल्मीकि समाज, चमार समाज, भंगी जो भी है, डिवाइड हो चुका है। हम कॉमन फीलिंग जो है वो हमारे में नहीं है, और वो कॉपरेशन से ही आनी है। कॉमन शेयरिंग, कॉमन पोजेसिव, कॉमन एक्सपीरियंसेस, उसी से ट्रस्ट बढ़ता है, और उसी से फिर एक जो फ्रीडम, जब पॉसिबिलिटीज जैसे कह लो कि एक जो चिंता मुक्त हो जाना, कि हम फ्रीडम आ जाता है हमारे माइंड में भी, हाँ मेरे साथ कोई है। क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि लाइक जब हम कास्ट की बात करते हैं, तो जब किसी पे अटैक होता है, एक हिंदू पे अटैक होता है, उसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, उसको इतना ट्रस्ट नहीं होता कि कोई उसको सपोर्ट करने आएगा। जबकि जो दूसरी जातियां हैं, मुस्लिम है, जहाँ जो होते हैं अपने पादरी वगैरह जो होते हैं ना, तो ईसाई, तो इन इन लोगों की यूनिटी है, ये कॉमनली इनको भरोसा होता है। वो एक गांव में चाहे 2 मुस्लिम के घर हैं, बट उनको फेथ होता है कि मेरी सारी कम्युनिटी मेरे साथ खड़ी है। लेकिन हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, हिंदू सोसाइटी में, यहाँ पे ये कॉमन बात ही नहीं है, तो हमें भरोसा ही नहीं होता कि कोई हमें हमारे पे अड़चन आएगी तो कोई हमें सपोर्ट करने आएगा कि नहीं। ये जो एक फ्रीडम की फीलिंग है, ये तभी आएगी जब हमारे में कोऑपरेटिव एटीट्यूड आएगा, और उसी से पॉसिबिलिटीज का निजात होता है। और पॉसिबिलिटी, जब जैसे हम कहते हैं कि पावर ऑफ पावर इज द पावर ऑफ पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी जो है वो मैक्सिमम पावर तभी बनती है जब हमारे में कोऑपरेटिंग एटीट्यूड आएगा। उसी से हम इंडिविजुअल जो है वो एसोसिएट होंगे, एक दूसरे से एसोसिएट होंगे, और उससे जो हमारी क्वालिटी है, डिग्निफाइड लाइफ है, उसकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी। जैसे कल हमने सीखा ही था सहकारियों के, इंडिविजुअल की रिकंस्ट्रक्शन जब होएगी तो उसी से फिर सोसाइटी का रिकंस्ट्रक्शन होएगा। तो इंडिविजुअल रिकंस्ट्रक्शन जो है उसको हमें, जब हम उसको स्कैम, कास्ट कल्चर, स्टुपिडिटी या स्कैम जो यथास्थिति है, जब हम उसको वहां से निकालेंगे, जब उसको वहां से हम निकाल लेंगे, तो तब हमारा जो है इंडिविजुअल का रिकंस्ट्रक्शन होएगा। और इंडिविजुअल का रिकंस्ट्रक्शन होके हम एजुकेशन एंड थिंकिंग स्किल का रोल तो मैंने बताया ही है कि है ही है। तो इसी से इंडिविजुअल रिकंस्ट्रक्शन होएगा, और वो हमारी हैबिट में आएगा, सेंसिटिव एटीट्यूड बनेगा, और उससे सोसाइटी रिकंस्ट्रक्ट होएगी। और इस सब में कॉपरेशन तो एक जो सूत्रधार है ही है, कॉपरेशन के बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो सहकारियों, कॉपरेशन जो है उससे हम लाइक इंटीग्रेट होते हैं, जो हमारी क्वालिटी, लाइफ की क्वालिटी एनहांस होती है। सभी के पार्टिसिपेशन जब बढ़ता है तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। इवन यहाँ पे कॉपरेशन में मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो डेमोक्रेसी है, जहाँ प्रोफेसर जॉन डेवी भी कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज नॉट महज के हमें एक वोटिंग का अधिकार मिलना। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल अपना पार्टिसिपेट करे, अपनी जितनी उसकी कैपेसिटी है। मैं डॉक्टर हूं तो मैं थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली उनको को गाइड करूंगी, कोई श्रमजीवी है तो वो अपने हिसाब से पॉलिसी बनाने में शेयर करेगा। हर इंसान का जब कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा, जैसे महान अशोका ने लिया, जैसे महान अशोका ने लिया कि डेमोक्रेसी, वो जो प्रोफेसर जॉन डीवे कहते हैं कि डेमोक्रेसी सिर्फ इतना नहीं है कि वोटिंग राइट मिलना, नहीं, डेमोक्रेसी वोटिंग राइट के साथ साथ इक्वल शेयर अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल, जितना जिसका कैलिबर है उतना वो कंट्रीब्यूट भी करेगा टुवर्ड द नेशन बिल्डिंग, टुवर्ड द पॉलिसी मेकिंग। नो डाउट पॉलिटिकल का रोल ज्यादा रहेगा, बट हर इंडिविजुअल भी उसमें पार्टिसिपेट करेगा। जब इंडिविजुअल का पार्टिसिपेट होएगा पॉलिसी मेकिंग में, तो वो उसमें एक लाइक गर्व की फीलिंग आएगी। जैसे हम कहते हैं ना कि जब फेलियर होएगा तो उसको अपना फेलियर लगेगा, जब हम कुछ जीतेंगे तो हमें अपनी जीत लगेगी। तो दैट इज कॉल्ड कि कॉपरेशन लेना सबका, जैसे महान अशोका ने लिया। जैसे वो कहते ही हैं कि मैं जो कुछ भी कर पाया हूं, मैं सभी का साथ लेकर ही कर पाया हूं। और ये चीज यहाँ हमारे भारत देश में नहीं हो रही, ये चीज बिल्कुल भी नहीं हो रही। हम कॉपरेट ही नहीं कर रहे। जैसे हमने अभी ओलंपिक में खिलाड़ियों का भी देखा है कि उनको कोई कॉपरेट ही नहीं कर रहा, गवर्नमेंट तक नहीं कॉपरेट कर रही, तो उनको सपोर्ट नहीं किया जा रहा। तो जब जब किसी का हम कॉपरेशन लेते हैं
तो एक शेयरिंग आती है और ऑटोमेटिकली फिर हमें गर्व भी फील होता है जब हम कुछ अचीव करते हैं। तो एवरी जो सारे कोऑपरेटिव्स जो हैं दे फील मतलब प्राउड फील करते हैं। तो इसलिए इससे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, क्योंकि जब हम थोड़ा सा भी शेयर करते हैं तो उसमें शेयर करने पे हम रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, और हम उसको उस जो भी हमारा संकल्प होता है उसको अचीव करने में हम अपनी दृढ़ संकल्पित होते हैं और अपना पूरा 100% उसमें हम अपना देते हैं। तो महान अशोका को जैसे हम 10 दिनों से पढ़ रहे हैं बीच में, तो अगर हम उनकी क्वालिटीज को जानते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि उनका जो एटीट्यूड था वो साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड था। जैसे जब बाबा साहब लेक्चर देने जाते हैं 1936 में, जब उनको वो बुलाया जाता है एनिलेशन ऑफ कास्ट का जो उन्होंने तैयार किया था लेक्चर, तो वो उनको भी कहते हैं, वो जो जात पात तोड़क मंडल था, कि आपने बीमारी को तो ढूंढ लिया है कि हमारे भारत देश में जो बीमारी है वो कास्ट की है, बट उसका जो सही इलाज है उसको भी ढूंढो तो हम कामयाब होंगे। तो यहाँ पे जो महान अशोका थे उन्होंने डिजीज को, सोसाइटी की डिजीज को फाइंड आउट भी किया और उसका सोल्यूशन भी किया। तो यहाँ भी मैं मतलब कोरिलेट करना चाहूंगी कि बाबा साहब ने तब भी आग्रह किया था, जो हमारे बुद्धिजीवी सो कॉल्ड, जो अभी तो हम किसी इंटेलेक्चुअल क्लास में आते नहीं है क्योंकि वी आर नॉट द पॉलिसी मेकर्स, तो जो एट प्रेजेंट मनुवादी लोग, बहुत सत्ता पे काबज लोग जो एट प्रेजेंट सो कॉल्ड इंटेलिजेंट क्लास हैं, तो वो उस वक्त जो इंटेलिजेंट क्लास थी उस वक्त बाबा साहब ने कहा था कि आपने बीमारी को ढूंढा है, अब इसका इलाज, सही इलाज भी अगर आप ढूंढोगे तभी बीमारी दूर होगी। और वो हमने देखा ही है कि आज तक वो उसको सही इलाज को नहीं ढूंढ पाए। तो यहाँ पर जब हम उनको, उनके कंपैरिजन में महान अशोका को देखते हैं, तो ही could find the disease of the society and he could also implement the treatment also as a king, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो बाकी समाज है, अगर हम शासकीय लोगों को छोड़ दें तो बाकी लोगों को तो एजुकेशन मिला ही नहीं है, उनको तो थिंकिंग कैसे सोचना है, कैसे मंथन करना है, उनको पता ही नहीं है। तो इसीलिए हमने फिर देखा कि उन्होंने कितनी मतलब उन एजुकेशन को 12 ब्रांचेस, जैसे हमने पहले डिटेल में श्याम सुंदर सर जी ने बहुत ही बढ़िया लेक्चर था हमारा जो सेकेंड लेक्चर था, तो उन्होंने हमें वो सारी की सारी उनकी जो 12 विद्याएं थी, अभी मैं टाइम उस पर नहीं लगाऊंगी, तो उन्होंने उनको डिटेल में उनकी फर्दर डिवीजन करी और सब तक पहुंचाने की उन्होंने करी। और साइंटिफिक रिसर्च, मतलब ये नहीं कि किसी राम भरोसे, किसी भगवान भरोसे आप बैठो, उन्होंने श्रमजीवी को मेहनत करने की, कॉपरेट करने की, थिंक करने की हैबिट उन्होंने डाली। और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, जैसे कि एम्यूलेट करना, हमने जैसे देखा ना कि इमिटेट, नकल करना, नकल करते हैं, और जैसे हमने सुनते हैं मुहावरा भी, अभी नकल भी अकल से की जाती है, तो वहीं पे हम कहेंगे कि एम्यूलेट करना, आंखें बंद करके किसी को नहीं फॉलो करना, हमने देखना है कि क्या ये वाकई में जो हमें कह रहे हैं, करने को कह रहे हैं, क्या वो सही है। तो उन्होंने वो एज ए एमुलेटर निकल के आए फॉर द पॉसिबिलिटीज एंड क्रिएटिविटीज, एंड ही क्रिएटेड रिसोर्सेज फॉर द सोसाइटी एज अ किंग। तो उन्होंने, जैसे मैंने पहले कहा कि कोऑपरेटिव एटीट्यूड, एजुकेटिव एटीट्यूड, और उन्होंने जैसे हॉस्पिटल के निर्माण किया, सड़कों का निर्माण किया, यहाँ तक कि उन्होंने वो वाली जड़ी बूटियां लगाई जहां जहां पर कुछ औषधियां अवेलेबल नहीं थी, और तो वो जड़ी बूटियां तक उन्होंने इम्प्लांट लगाई, मतलब स्पेशली लगाई, बनियन ट्री या कुएं खुदवाए, रिसोर्सेज, उन्होंने रिसोर्सेज को क्रिएट किया, एफिशिएंट बनाया, एजुकेशन को स्प्रेड किया। तो वो जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, कि मतलब एक जो होता है कि भी हाँ मतलब कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ही रहना है, वही स्केमा, जैसे हमने कहा कि जो एक जो प्री फॉर्म्ड हमारे में कंसेप्ट हो जाता है कि हाँ जी हमारी सोसाइटी का तो कुछ नहीं बनना, उस क्लोज बॉक्स से वो बाहर निकल के आए और उन्होंने एमुलेट किया फॉर द पॉसिबिलिटीज एंड क्रिएटिविटी। जैसे मैंने पहले ही बताया कि प्रतिज्ञा हम तब लेते हैं जब हमें कोई पॉसिबिलिटी नजर आती है, और पॉसिबिलिटी जब हमें नजर आती है तो हम दृढ़ संकल्पित होकर उसको अचीव करते हैं। तो उन्होंने पॉसिबिलिटीज एंड क्रिएटिविटीज मतलब पैदा करी, और आउट ऑफ द बॉक्स आके एक लेमैन की तरह उन्होंने सोचा और एक किंग की तरह उन्होंने इंप्लीमेंट किया। और वो रेवोल्यूशनरी, जैसे रेवोल्यूशन, एक एक जैसे हमने देखा ही है, सोने की चिड़िया, कितना लाइक इतना बड़ा देश, जैसे हम कहते हैं कि उसी देश से आज 14 कंट्री निकल के आई हैं, तो आज के भारत से 3 गुना बड़ा वो भारत था। तो इतने बड़े मतलब भारत देश को उन्होंने कंट्रोल किया, जो सोशल बंधन थे उनको उन्होंने तोड़ा,
और सोशल स्ट्रक्चर जो था उसका जो बेस था, इवन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसका बेस भी इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम एंड फ्रेटर्निटी है। वो अलग बात है कि वो अभी तक हमें इम्प्लीमेंट सरकारों ने नहीं करी, तो उन्होंने जो सोसाइटी को रिस्ट्रक्चर करा तो उसको उन्होंने उसका बेस जो बनाया, सबसे पहले उन्होंने इक्वालिटी, मतलब घर से निकल के जनता तक पहुंचे, प्रजा और जनता में कोई भेदभाव ना करके इक्वल उन्होंने अवसर दिए सबको। जैसे जस्टिस, जैसे हम इसमें अशोका में ही हम पढ़ते हैं कि अगर किसी मुजरिम को जेल में भी उन्होंने रखा तो उसके परिवार की देखभाल उन्होंने खुद अपने जो उनके जनक, जो रजत थे, उनके जो महामात्र थे, उनको उन्होंने जिम्मेवारी दी कि परिवार का इसमें कोई दोष नहीं है। अगर किसी ने घर के मेंबर ने कोई क्राइम किया है तो परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की होगी, राजा की होगी। तो इस तरह उन्होंने जस्टिस दिया, सबको फ्रीडम दिया। फ्रेटर्निटी जो हमने देखा ये कि कोऑपरेटिव एटीट्यूड से फ्रेटर्निटी, तो वो एक रेवोल्यूशनरी कह लो कि वो निकल के एम्पायर निकल के हमारे सामने दिखते हैं। और एजुकेशन फॉर ऑल, यूनिफॉर्म एंड यूनिवर्सल एजुकेशन, जिसमें थिंकिंग स्किल फ्रॉम प्राइमरी टू हायर एजुकेशन, लाइक केजी टू पीजी, शुरू से लेके आखिर तक उन्होंने थिंकिंग स्किल जो है उसको उन्होंने कंपल्सरी किया। और ओपन माइंडेडनेस के पीपल जो है, ओपन माइंडेडनेस इतना कि अक्रॉस द बाउंड्रीज, अपने देश की बाउंड्रीज के बाहर भी, अक्रॉस द बाउंड्री, उन्होंने बियॉन्ड द बाउंड्री, उन्होंने कहा कि मैं इस तरह से लाइक अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करूं, इस तरह से अपना बिहेव करूं कि वो बाहर का जो दूसरे देश का जो प्राणी है वो भी अगर मेरे से कुछ एक्सपेक्ट करता है तो वो हैप्पीनेस ही एक्सपेक्ट करे, मेरे से कोई दुख संताप ना एक्सपेक्ट करे, मेरे से खुशी ही एक्सपेक्ट करे। तो दिस इज कॉल्ड ओपन माइंडेडनेस। तो ब्रॉड विजन, एक्शन ओरिएंटेड, जैसे हम कहते हैं कि अम्बेडकरिज्म इज एन एक्शन आइडियोलॉजी, और ये जो पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम है ये भी एक्शन में ही बिलीव करता है कि एक्शन में ही हमने आना है। महज लाइक हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, अपने माइंड्स को प्रफुल्लित कर रहे हैं, अपने माइंड्स को ओपन कर रहे हैं, बंद बॉक्सेस, क्लोज्ड जो बॉक्सेस है वहां से बाहर आने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो एक्शन ओरिएंटेड, तो ये भी जो लाइक एक जैसे कह लो कि कॉन्सेप्ट है, ये महान अशोका से ही हमने लिया है कि उन्होंने जो प्रीच किया वो पहले उन्होंने अपने आप पे इंप्लीमेंट किया। जैसे हमने कल देखा कि उन्होंने सबसे पहले अगर कहा कि जानवरों की डेथ नहीं करनी, तो सबसे पहले उन्होंने अपने रसोई घर से मांस मच्छी को बाहर निकाला। सबसे पहले वो खुद शाकाहारी बने, उसके बाद उन्होंने अपनी प्रजा को बोला कि आप जानवरों को नहीं मारेंगे। तो इस तरह ही डिड नॉट प्रीच व्हाट ही वाज नॉट प्रीचिंग हिमसेल्फ, मतलब उन्होंने वो नहीं करने को बोला जो वो खुद नहीं करते थे। तो इस तरह प्रैक्टिकल उनका रहा, एक्शन ओरिएंटेड उनका रहा। और कॉन्करर, वो लाइक वो विजेता बने जेलसी के, मतलब उन्होंने किसी जेलस, जैसे हम कहीं पर किसी की अचीवमेंट पे हम खार खाते हैं, जलन करते हैं, तो उन्होंने उस पे जीत हासिल करी, उन्होंने एंगर पे जीत हासिल करी। क्रूअलिटी, निर्दयता जो थी, निर्दयीपन था, जो हेस्टीनेस के सद्भावना ना रहना है ना, उस पे उन्होंने जीत हासिल करी। सुस्ती, लेजीनेस, कुछ ना करना, वही जैसे हम कहते हैं कि स्केमा, स्टुपिडिटी, कि यथास्थिति में रहना, वहां से वो बाहर निकले, यथास्थिति से वो बाहर आए। और थकावट, लाइक एक्टिव, फटीग, ये जो भी हमारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं हमारी पर्सनैलिटी में, उन सब पे उन्होंने विक्ट्री, जीत हासिल करी। और वो हम कहते हैं कि वो बेस्ट कम्युनिकेटर एंड विजिलेंस बने। जैसे उन्होंने महामात्र नियुक्त किए, हायर, मिडिल, लोअर रैंक, और उनको आगे उन्होंने प्रदेश वाइज और फिर बाद में जिला वाइज और बाद में गांव के वाइज, इस तरह उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया और सक्सेसफुली उन्होंने मतलब मेंटेन रखा हैप्पीनेस को और वेलफेयर स्टेट को विदाउट एनी रिवेलियन, ना कि किसी ने भी उनपे दोबारा से अटैक नहीं करा। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि कलिंगा का जो कुछ क्षेत्र ही उन्होंने अपने हिस्से में लिया था, सब पूरा का पूरा कलिंगा उन्होंने अपने राज्य क्षेत्र में नहीं लिया था। इवन देन जो बाकी का हिस्सा था जिसको वो नहीं जीत पाए थे, उसने भी उनपे द्वारा अटैक नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपनी रिकंस्ट्रक्शन इस हिसाब से पर्सनैलिटी की कर ली थी कि ये लाइक सद्भावना या कॉपरेशन या जो एक दूसरे का जो हेल्पिंग एटीट्यूड है, उसके बिना इस धरती पे कोई लाइक मकसद नहीं है किसी भी इंसान का रहने का। और जो धम्म है, वे ऑफ लाइफ, मतलब वे ऑफ लाइफ ही हमारा बेस्ट होना चाहिए।
तो वहां से दूसरे राजाओं ने भी उनसे सीख ली और किसी ने भी उन पर काउंटर अटैक नहीं किया। तो यहाँ से हमें सीखने की जरूरत है। जैसे आज हम देख ही रहे हैं कि हमारे आसपास कितना लाइक वॉर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। तो डेवलपमेंट, एडवांसमेंट एंड क्रिएटिविटी, तो वही जैसे मैंने पहले बताया कि वो कितना आगे का सोचते थे, कितना आगे का, लाइक बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट जैसे कह लो कि आज से 2400-2500 साल पहले उन्होंने हाईवे बनाए, जो बड़े बड़े, क्योंकि जो भारत देश से बाहर भी जो रोड लिंक है वो महान अशोका के ही बनाए हुए, जो बनियन ट्रीज हैं वो उन्हीं की देन है। और जैसे उन्होंने कुछ कुछ डिस्टेंस पे कुएं खुदवाए, हॉस्पिटल, मतलब लोगों के साथ साथ उन्होंने इंसान मतलब एनिमल्स के लिए भी उन्होंने हेल्थ का मतलब इलाज का उन्होंने प्रावधान किया। और इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट की उन्होंने अपनी सोच डेवलप करी। जैसे मैंने कल कहा कि बाहर के लोगों का इंटरफेरेंस उन्होंने रोका। जैसे पहले कल हम बात कर रहे थे कि महलों में चले जाते थे पंडित पुजारी, वो अलग अलग से अपनी वहम, जैसे उनको कर्म कांडों में डालना, नक्षत्रों का बताना, ग्रहों का बताना, तो उन सब से उन्होंने अपने आप को फ्री किया। ही हैड गिवन अ फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस टू द पीपल, मतलब खुद को भी आजाद किया और अपने लोगों को भी इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम दिया। इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एग्जामिनेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन फॉर द वेलफेयर स्टेट, उन्होंने खुद का इंट्रोस्पेक्ट किया कि जब से वो राजा बने हैं कितने युद्ध उन्होंने जीते, कि आखिर पे वो देखते हैं कि मानव हानि ज्यादा होती है। तो खुद का उन्होंने इंट्रोस्पेक्ट करके उसके बाद उन्होंने एक वेलफेयर सोसाइटी का जो रिकंस्ट्रक्शन है उसकी उन्होंने प्रतिज्ञा, वो जो 3 प्रतिज्ञा तब उन्होंने वो ली। और मोरालिटी, इसी से लाइक नैतिकता से ही हम जो कोई सोसाइटी जो है उस वेलफेयर सोसाइटी बना सकते हैं। यहीं पे सहकारियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उनका लाइक शिलालेख है जिसमें वो महिलाओं को एक एडवाइस देते हैं कि इन टाइम्स ऑफ सिकनेस एंड फॉर द मैरिजेस ऑफ सन्स एंड डॉटर्स एट द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन बिफोर एम्बार्किंग ऑफ जर्नी, मतलब कोई भी स्पेशल ओकेजन जब होता है तो लोग ना अलग अलग तरह की सेरेमनीज परफॉर्म करते हैं। तो वुमेन स्पेशली, मतलब वो वर्थलेस सेरेमनीज करती हैं, वल्गर सेरेमनीज करती हैं, उनको कोई बेनिफिट नहीं होता। तो these type of ceremonies can be performed by all means but they bear little fruits, कि ये जो हम अलग से ही बिजी हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे भी हम देखते हैं कि एक शादी आती है घर में, हम कितना लाइक आजकल तो इतना मनी का वेस्टेज होता है, और वहां पे लाइक जो रिश्तेदार आते हैं उनको होता है कि ये तो किसी और की शादी है, तो वो खाने का इतना वेस्टेज है। तो वो कहते हैं कि वो तब, ये आज की बात है और यहां से पता चलता है कि उनका विजन कितना, लाइक जैसे हमने कल देखा कि फोर साइटेडनेस, तो उनका कितनी फोर साइटेडनेस उनमें उनमें थी। तभी हम उनको कहते हैं कि ही वॉज एन इंटेलिजेंस क्लास इन इटसेल्फ। वो एक सिंगल इंसान ना हो, कि वो पूरा एक क्लास थी इंटेलिजेंसी की, कि उन्होंने लाइक बहुत ही मतलब धम्म को अपनाते हुए धम्म को ही सबको फॉलो करने के लिए बोला। कि ये जो सेरेमनीज में वुमेन को उन्होंने बोला कि ये जो सेरेमनीज आप करती हो ये दे बियर लिटिल फ्रूट, इनका कोई फल आपको मिलने वाला नहीं है। what does bear great fruits however is the ceremony of धम्मा। वो कहते हैं मंगल कार्य आपके लिए क्या है, आपके लिए मंगल कार्य धम्म धम्म ही है। धम्म जो हमें लाइफ को जीने की जांच सिखाता है, तो प्रॉपर बिहेवियर सिखाता है। जो हमारे अंडर काम करते हैं, जो जो हमारे घरों में काम करते हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, जो मतलब लिमिटेड, जो जिनके पास रिसोर्सेज कम है, उन इंसानों के तरफ हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जीनरसिटी टुवर्ड एस्थेटिक्स एंड ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स जहाँ पे उनको कहा गया है जो ज्ञानी होते हैं, जो लाइक ज्ञान की घर को छोड़ के ज्ञान की उत्पत्ति के लिए निकलते हैं, यहाँ पे उनको ब्राह्मण एस्थेटिक कहा गया है। तो ये कहते हैं कि फ्रूटफुल आपके कार्य, मंगल कार्य आपके क्या हैं, कि वे ऑफ लाइफ, नैतिकता का लाइफ अपनाना, धर्म को अपनाना, अपने बिहेवियर में दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट लेके आना, उनको लाइक अप्रिशिएट करना, और उनका लाइक जिनरोसिटी, जिनरस, उनको दयालुता दिखानी, उनको काइंडनेस उनके लिए रहना, ये हमारा इन एक्चुअल में बिहेवियर होना चाहिए। तो ये सहकारियों एक डेली टोपरा का शिलालेख है और गुजरा का, इसमें भी वो यही कहते हैं
This record relation to Dhamma has to be caused to be written by me on stone for the following purpose. कि ये जो मैं लिखवा रहा हूँ, ये मैं किस लिए लिखवा रहा हूँ, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि people act according to it, कि लोग इसके accordingly अपना जीवन या अपनी जो जीवनचर्या है, दिनचर्या है, वो इसके accordingly करें. तो ये लॉन्ग रन चले. धम्मा जो है, या जो मेरे विचार हैं, लाइफ, वे ऑफ लाइफ के, मोरालिटी के, कोऑपरेटिव एटीट्यूड के जो मेरे विचार हैं, वो इट में एंड्योर फॉर लॉन्ग टाइम, एंड ही विल एक्ट दस, विल डू व्हाट इज मेरिटोरियस, कि जो मेरिट, जो जिसका आगे श्लाघा हो, जिसको आगे बेनिफिट हो, वो इस तरह से वो अपने जो उनके फीलिंग्स थी, थॉट्स थे, वो ऐसे शिलालेखों में लिखवाते थे. इसी में वो मतलब प्रियदर्शी, किंग प्रियदर्शी, बिलव्ड ऑफ बुद्धा, बुद्ध के धम्म के वो प्यारे थे, वो प्रियदर्शी किंग थे. तो ये भी उन्होंने अपने राज्याभिषेक के 26 ईयर्स के बाद वो इसको लिखवाते हैं. और इसमें भी वो यही कहते हैं कि धम्म का जो कार्य है वो सबसे डिफिकल्ट है. हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड इज नेक्स्ट टू डिफिकल्ट, कि बहुत मुश्किल है धम्म का कार्य करना, या किसी के लिए खुशी लेके आना, या जैसे बाबा साहब ने भी कहा है कि जो सोशल रिफॉर्म का काम है, सामाजिक सुधार का काम, बाबा साहब ने भी कहा है कि सबसे मुश्किल काम है. तो वो भी यही कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, अनलेस अनटिल हमारे में इंटेंस लव हो, जैसे वो कहते हैं उच्चतम लेवल की प्रयत्नों की प्रकाष्ठा हमारे में हो, रिग्रेस सेल्फ एग्जामिनेशन, हम खुद का पहले सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें कि मैं कहाँ पे कम पढ़ रहा हूँ, मेरी कंट्रीब्यूशन कहाँ पे कम है. तो अनलेस इंटेंस लव ऑफ धम्मा नहीं है, जो धम्म क्या है, सिंपल जीने की जा, जिसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई लाइक दिखावा नहीं, तो उसको हम धम्म कहते हैं. तो उसके लिए हमें पूरा हमारा इंटेंस लव होना चाहिए, अपनी कमियों को दूर करने का रिग्रेस हम सेल्फ एग्जामिनेशन करें, इम्प्लिसिट ओबीडियंस टू एल्डर्स, कि विदाउट एनी ऑब्लिगेशन हमने बड़ों का सत्कार करना ही करना है, और गलत कामों से हमें डर लगे, कोई भी गलत काम करना हो तो हमारे माइंड में भी आए कि नहीं ये गलत है, मैंने नहीं करना. एंड एक्सेसिव जील इन द कॉज ऑफ धम्मा, एक्सेसिव जील, उत्साह, मतलब इतना प्रेरणादायक हमारे में, जैसे उनमें था उच्चतम लेवल की प्रयत्नों की प्रकाष्ठा. तो जब हम ये सारे हमारे में, हमारी पर्सनैलिटी में आएंगे, तब हम हैप्पीनेस इस वर्ल्ड में लेके आ सकते हैं. मैं हमेशा कहती हूँ कि साइड बिजनेस रख के कि हाँ थोड़ा सा हमने कर लिया, उससे नहीं बनने वाला. वही है कि मैं होल हार्टेडली रिग्रेस सेल्फ एग्जामिनेशन करके, और अपने बुजुर्गों को, जैसे जो हमारे बुजुर्ग क्या हैं, हमारे जो महानायक हैं, जिनको हम 10 दिनों से पढ़ ही रहे हैं, ज्योतिबा फूले जी हैं, बाबा साहब हैं, गाडगे महाराज जी हैं, गुरु घासीदास जी हैं, नारायणा गुरु जी हैं, सतगुरु कबीर जी हैं, रविदास जी हैं. तो उन्होंने जो हमें गाइडेंस दी है, उनको उनको ओबीडिय करते हुए, और अपनी फैमिली में जो बुजुर्ग हैं उनको रिस्पेक्ट करते हुए, तभी जो हम कहते हैं जनरेशन गैप, तभी वो जनरेशन गैप खत्म होएगा. तो सहकारियों, ये उन्हीं के सारे शिलालेख ही हैं. तो वो कह रहे हैं कि जो मेरे ऑफिसर्स हैं, जो मेरे महामात्र हैं, चाहे वो बड़े रैंक का है, चाहे वो छोटे रैंक का है, दे शुड ऑल्सो बी स्ट्रिक्ट टू दी प्रैक्टिस ऑफ धम्मा. उनका आचरण भी धम्म के अकॉर्डिंग ही हो, और वो जो अपनी ड्यूटीज हैं वो धम्मा के अकॉर्डिंगली ही प्रैक्टिस करें, और कैपेबल ऑफ अर्जिंग अदर्स टू डू द सेम. यहाँ पे धम्म की बात निकल के आती है, तथागत बुद्धा की बात निकल के आती है. उनका भी यही था कि जो इस वर्ल्ड में जो दुख है, मिजरी है, दुखों का कारण है, और दुखों का निवारण भी हम कर सकते हैं अगर हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, रिग्रेस सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं. तो यहाँ यही सब उन्होंने कहने की कोशिश की है कि धम्म को उन्होंने खुद भी अप्लाई किया, जो उनके सबॉर्डिनेट थे उनको भी अप्लाई करने को बोला, और आगे उन्होंने अपनी जनता को भी धम्म को फॉलो करने के लिए बोला. तो ये मतलब विद इन द कंट्री एंड अक्रॉस द बॉर्डर, महामात्रा इन चार्ज ऑफ बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट आर ऑल्सो एक्टिंग इन द सेम वे. वो कहते हैं कि जो बॉर्डर पे हैं, जिनका कई बार जो लेन देन है, जहाँ रिलेशन है, एक्टिविटीज है, दूसरे देशों से भी होती हैं, वो भी सेम उसी तरह एक्ट करेंगे. वो ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे तो दूसरे देश का राज शुरू हो गया, यहाँ पे हमें उतना सिंसियर, उतना लाइक नहीं होना चाहिए. नहीं, वो कहते अक्रॉस द बॉर्डर भी हमने वही शील जो है अपना अपनाए रखना है. तो यहाँ पे उन्होंने
फॉर दीज इंडीड आर द रूल्स फॉर देम, कि ये रूल्स वो फॉलो करेंगे, इसी से जो है हैप्पीनेस स्प्रेड होएगी, और वी कैन प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स, एंड और अकॉर्डिंग टू धम्मा हम जो है वो हैप्पीनेस जो है वो स्प्रेड कर सकते हैं। तो गुजरा एडिक्ट्स में भी वही है कि डेलिब्रेट एफर्ट्स फॉर अनमिंगल्डनेस, तो यहाँ डेलिब्रेट प्रयत्नों की प्रकाष्ठा, डेलिब्रेट एफर्ट्स के उन्होंने ये जो अलग अलग मतलब होमोजीनस समाज बनाने के लिए, एक जैसा समाज बनाने के लिए उन्होंने डेलिब्रेट एफर्ट्स उन्होंने करी, और प्रयत्नों की प्रकाष्ठा जैसे हम कहते ही हैं, ये जो छोटे छोटे समूहों में बटे हुए थे समाज, ऊंच नीच का जो भेद था, वेमिनिस्टता, विषमता की हम बात करें, उसको एक यूनिफॉर्म अनमिंगल्डनेस के एकदम होमोजेनस समाज बनाने के लिए उन्होंने उच्चतम लेवल की डेलिब्रेट एफर्ट्स उन्होंने ये कहते हैं कि मैंने डेलिब्रेट एफर्ट्स करी हैं, और वो गाइड करते हैं गुजरा एडिक्ट्स में कि हमें कम से कम शब्दों में अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, उसी से हमारे कहने का जो वक्तव्य का जो इफेक्ट है दूसरे पे वो ज्यादा पड़ता है। अगर हम कम शब्दों में बोलेंगे तो वो हमें ज्यादा इम्प्रेसिव बनाएगा। रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, मिनिमम सेम एक्शन ओरिएंटेशन, जैसे हम कहते हैं एक्शन ओरिएंटेड, एक्शन आइडियोलॉजी, कि जो उन्होंने कहा वो पहले खुद पे इंप्लीमेंट किया, फिर उन्होंने दूसरों को करने के लिए बोला। लव फॉर एनिमल, ओपन माइंडेडनेस, ये सारा हमने जैसे पढ़ा ही है। एंड वाई अशोका इज द ग्रेट, अगर हम कहें कि आज हम क्यों उनको बार बार डिस्कस कर रहे हैं, हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक मतलब जैसे मैंने पहले कहा कि वो मल्टी ओरिएंटेड, मल्टी पर्सनैलिटेड वो अंपायर थे। वो नॉट ओनली वाज अ किंग, ही वाज अ धम्म गुरु, ही वाज अ फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट, कॉपरेटर, बहुत सारी क्वालिटीज उनमें थी। धम्मा गुरु जैसे कि उन्होंने धम्म को ही पालन करने के लिए बोला। इकोनॉमिस्ट जैसे हमने कल कहा कि थोड़ा ही संचय, कि कम से कम खर्च करना है, और उन्होंने अपनी इकोनॉमी इस तरह से डेवलप करी कि ज्यादा से ज्यादा खर्च उन्होंने एजुकेशन के लिए लगाया, फैसिलिटीज, हॉस्पिटल फैसिलिटी क्रिएट करने के लिए लाया, और कम खर्चा उन्होंने ये जो हमारा आर्मी या पुलिस बल पे उन्होंने कम खर्च किए, तो इसी से समाज का निर्माण हुआ। कॉपरेटर तो वो थे ही, क्योंकि उन्होंने अपने एडिक्ट्स में लिखवा रखा था कि कहीं भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम है मेरे राज्य में, तो वो चाहे रात का समय है, चाहे मेरे विश्राम का दिन का समय है, तो यू कैन कम डायरेक्टली टू मी। तो इस तरह उन्होंने अपने एडिक्ट्स में ये लिखवा रखा था, ही वाज सच अ कॉपरेटर टू हिज लाइक प्रजा के लिए। तो फिलोसफी, एजुकेशन, लाइक वो फिलोसफर थे, एजुकेशन फिलोसफी जैसे हमने देखी है कि उन्होंने एजुकेशन से ही देखा, वो एक ऐसे दार्शनिक थे कि उन्होंने देखा कि मतलब बेस से स्टार्ट किया उन्होंने। जैसे हम कहते हैं कि बेस, बाबा साहब कहते हैं कि ये जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, इसका जो बेस है दैट इज द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। बेस को तो हम डेवलप नहीं कर रहे, इसलिए आज हम वहीं खड़े हैं। तो वो उन्होंने बेस को ढूंढा, उन्होंने बेस पे काम किया। तो वो इस तरह से दार्शनिक थे, उन्होंने एजुकेशन पे सबसे ज्यादा काम किया। एजुकेशन को उन्होंने, जैसे मैंने बताया कि 12 एजुकेशन, 12 उन्होंने उनको आगे आगे उसकी बनाई। और सोशल साइंटिस्ट, सोसाइटी को उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया। एडमिनिस्ट्रेटर कि जैसे उन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक, मतलब एक गांव तक, मतलब पूरे भारत देश को आगे अगर हम पेड़ की ब्रांचेस की तरह हम देखते हैं तो नीचे तक वो गए। साइकोलॉजी को समझा कि किसी को नीचे नहीं रहने देना, क्योंकि अगर जैसे हमें बांटा हुआ है तो जन्म के सार ही जब पता चलता है कि भी हम शूद्र क्लास में, तो वहीं पे हमारा जो मोरल है वो कम हो जाता है। तो उन्होंने साइकोलॉजी को समझते हुए इक्वालिटी लाने की कोशिश करी। जैसे हम कहते हैं कि तब करीब करीब जो जाति व्यवस्था थी वो खत्म हो गई थी, नष्ट हो चुकी थी उनके राज्यकाल में। तो इस तरह से साइकोलॉजिस्ट थे कि ये इक्वालिटी जब तक नहीं आती तब तक सभी का जो कैलिबर है वो बाहर निकल के नहीं आएगा। और वो थिंकर तो थे ही, और किंग तो वो थे ही। तो यहीं पे वो खुद कहते हैं कि मैं अगर इतना बड़ा साम्राज्य बना पाया हूं तो मैं सभी का कॉपरेशन लेकर ही बना पाया हूं, और वो कॉपरेशन थिंकिंग स्किल सिखाकर ही ले पाया हूं। तो यहाँ पे सहकारी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है जो H.G. वेल्स जो राइटर हैं, जिन्होंने हिस्ट्री लिखी है, लाइक फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल लाइक 1920 में उन्होंने हिस्ट्री लिखी है, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड वार का भी जिक्र करा है, सबका उन्होंने पूरे वर्ल्ड का जिक्र करा है। तो उसमें उन्होंने ये बहुत ही लाइक
एक कह लो कि हमारे लिए प्राउड करने की बात है कि उन्होंने लिखा है amidst the tens of thousands of names of monarch that crowd the column of history, के इतिहास में अगर हम क्राउड एक लंबी लिस्ट है राजाओं की, लंबी लिस्ट है, राजा महाराजा कॉन्करर बादशाह हुए हैं हिस्ट्री में पूरे वर्ल्ड में, तो वहां से जो मैजेस्टिक ग्रेशियसनेस सेरेटनरी एंड रॉयल हाइनेस and the like the name of Ashoka shines and shines almost alone a star, वो कह रहे हैं कि एक लंबी लिस्ट जो थी राजाओं की उसमें अगर मैजेस्टिक ग्रेशियसनेस, अगर कोई बहुत ग्रेस के साथ हाई है, हम कहते हैं हाई मैजेस्टिक रॉयल हाइनेस, अगर कोई एक सितारे की तरह चमक रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अशोका का ही नाम चमक रहा है। तो ये कितनी प्राउड की बात है हमारे लिए कि संसार उनको लाइक वर्ल्ड उनको मान्यता दे रहा है, बाबा साहब को वर्ल्ड मान्यता दे रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पे कास्ट का जो जिन है, कास्ट का जो क्लोज्ड मतलब हमें करा हुआ है, उसकी वजह से आज तक हमारे जो रहबर जो हमारे महानायक हुए हैं उनको ना तो फॉलो किया जा रहा है, ना ही उनको उनकी बनती जो इंपॉर्टेंस वो नहीं दी जा रही, जस्ट बिकॉज ऑफ द नैरो माइंडेडनेस, बिकॉज ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है, इसको हम सबको कहीं भी हम जाते हैं तो कोट करना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड के जितने भी एक लंबी लिस्ट बना ले हम राजाओं की, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो महान अशोका है वो शाइन करते हैं एक स्टार की तरह। तो इसलिए अगर हम फोकस करें अशोका पे कि किस उन्होंने कैसे, अगर रिपीट करें तो एजुकेशन, हेल्थ, इक्विटी एंड डिग्निटी। इक्विटी सहकारियों, वो पिक्चर मेरे पास नहीं है, वो बहुत बढ़िया है जिसमें वो दिखाते हैं कि पेड़ है एक तरफ झुका हुआ है, वहां पे कम हाइट चाहिए, जिस तरफ वो नहीं है वहां ज्यादा हाइट चाहिए, तो उधर हमें सीढ़ी लंबी लगानी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड इक्विटी। लाइक जैसे रिजर्वेशन है कि जब हमें पढ़ने के मौके ही नहीं मिले तो हमें रिजर्वेशन मिलना एक इक्विटी ही है और वो बनता है, वो हमारा हक है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर हमने रेस स्टार्ट करनी है तो सबको जीरो लाइन पे लाना ही होगा, दैट इज कॉल्ड इक्विटी। ऐसा नहीं है कि जी ठीक है पेपर होने वाला है आप आओ एग्जाम दो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, नहीं, पहले हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी जैसे महान अशोका ने दी, महान अशोका ने दी, हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, देनी पड़ेगी। अगर बड़े लोगों के बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो जो जो एक्सप्लॉइटेड समाज है उनके बच्चों को भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा, तब हम कहेंगे कि हाँ अब इनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस हमने पढ़ा कि वो सभी मतलब नैरो माइंडेड से बाहर निकले, अपने सेल्फ उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन किया, खुद को इंट्रोस्पेक्ट किया, कोलैबोरेशन, कॉपरेशन एंड एसोसिएट लाइफ, क्योंकि सहकारी जब कॉपरेशन होएगा तो जो एसोसिएटेड लाइफ है वो तो फीलिंग आएगी ही आएगी, जो कि कास्ट सिस्टम में बिल्कुल नहीं है। डेवलपमेंट, एडवांसमेंट, क्रिएटिविटी हमने देखा ही है कि बनियन ट्री, लंबी लंबी सड़कें और ये हॉस्पिटल्स, ये सब उन्हीं की देन है। कम्युनिकेशन एंड विजिलेंस महामात्र उन्होंने नियुक्त किए, उनके आगे और नीचे सबॉर्डिनेट्स। और फॉरेन पॉलिसी, पीसफुल को एग्जिस्टेंस विद एंड रिलेशनशिप ऑन रिमार्केबल वेलफेयर स्टेट। तो ये सारे के सारी उनकी क्वालिटीज है जिससे एक रिमार्केबल वेलफेयर स्टेट बन के निकल के आई। तो सहकारियों, यहीं से हम जो पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम है उन्हीं को फॉलो करते हुए उन्हीं के पद चिन्हों पे हम जो है अवेकन करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेनर लाइक जैसे कह लो कि ये एक तो कुछ भी नहीं कर सकता एक मेंबर, तो हमें हमेशा लाइक संख्या बल के साथ ही हम सोसाइटी में जा सकते हैं, तभी हम मूवमेंट को गति दे सकते हैं। टू पे बैक टू सोसाइटी जो प्रोग्राम है, इट आल्सो वांट टू बिकम द मेजर ऑर्गेनाइजेशन, एंड इसके लिए हमने एफिशिएंट सिटीजन जो फुली अवेकेंड हो विद राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज, मतलब फुली अवेकेंड मतलब जिनको अपने हकों का भी पता हो और ड्यूटीज का भी पता हो। जैसे हम कहते हैं ना कि हम हमेशा अपने राइट्स की बात करते हैं बट हमारी ड्यूटीज क्या है। जैसे हम कहते हैं पानी की किल्लत हो रही है, पानी की किल्लत हो रही है, तो क्या हमने कभी पानी बचाने की भी कोशिश करी है? टैप चल रहा है, कभी हमने उसको बंद करने की कोशिश करी है? तो इस तरह हमने वो सिटीजन, पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम ऐसे सिटीजन तैयार करने की कोशिश कर रहा है जो फुली अवेकन हो, कास्ट को जीते जीते कास्ट को जानकार भी हो, कास्ट का राइट्स का भी जानकार हो, और उसकी क्या ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका भी जानकार हो। ये हमारा एम है।
और जब हम इंडिविजुअली एफिशिएंट हो जाएंगे तो डेफिनेटली सोशल एफिशिएंसी भी हमारी बढ़ेगी और बेटर सिटीजन हम डेवलप कर पाएंगे। और इस सोशल एंडोस्मोसिस जो है वो उससे एनहांस होएगा। एंडोस्मोसिस कल हमने सहकारियों सीखा ही है कि एंडोस्मोसिस वही है कि जब हमारे में सहकारिता आती है, भेदभाव खत्म होता है, कि जैसे जड़ों से पानी ऊपर जाता है और पत्तों से नीचे जो कैलोरीज सन से फोटोसिंथेसिस जो कैलोरी ग्लूकोज बनता है पत्ते से वो नीचे आता है। तो इसी तरह ऊपर से नीचे, जैसे कांशीराम जी समझाते हैं कि जो जो पेन है, अगर पेन का नीचे वाला हिस्सा जो है वो एक्सप्लॉइटेड है तो उस पेन को उल्टा कर दो, या तो उसको उल्टा कर दो जहां उसको आड़े लटा दो। तो इस तरह हमें सोशल एंडोस्मोसिस तब ही होएगा जब हम सबकी डेवलपमेंट को लेके चलेंगे और ये कास्ट को हम समझते हुए उसका भेदभाव को खत्म करेंगे। एंड क्रिएटिंग नीड फॉर कॉमन इंटरेस्ट, इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेशन, ensuring शेयरिंग टू ईच एंड एवरीवन। तो कॉमन इंटरेस्ट हमने क्रिएट करना है और इंटेलिजेंस क्लास हमने तैयार करनी है। तो सहकारियों इसमें ये है कि ये जो मूवमेंट में हम कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे, उसमें ये लाइक शुरू में जब हमारी 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है, अभी तो ये हमने शॉर्ट में करा है इसको, तो 1 मंथ की ट्रेनिंग में सबसे पहले इसी स्लाइड से हमें समझाया जाता है कि हम क्यों नहीं लाइक हम सक्सीड क्यों नहीं कर पा रहे। वो हम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि जो हमारी मूवमेंट, जो जो हमारी मिशन का जो हमारी गाड़ी है, उसके उसके जो एक तो जो जो पहिए हैं वो चौकन्ने हैं, सर्कुलर में नहीं है। सर्कुलर चीज जो है वो तेज भागती है। हमने भी देखा है कि जब पहिए की खोज हुई है हमारे पास्ट में, तो उसके बाद हमारी सभ्यता जो कितनी फास्ट डेवलप हुई। पहिए की खोज के बाद हमारी सभ्यता बहुत जल्दी ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप हुई। तो यहाँ पे अफसोस की बात है कि हमारी मूवमेंट के जो पहिए हैं वो चौकोनी है, चौंकने वाली है। तो वो कैसे, वो बहुत स्लो चल रही है। तो एक तो हमने इसको, इन पहियों को गोल चक्कर में करना है। वो तभी होएगा जब हमारे में इंटेलिजेंस क्लास डेवलप होएगी, क्योंकि हमने कल भी सीखा कि इंटेलिजेंस क्लास जो है वो एक एज ए कैटलिस्ट काम करेगी, एक पहिए की, गोल चक्कर के पहिए की तरह काम करेगी। और उसी के साथ जो हमारे कैडर में लोग जो आएंगे, जैसे इसमें हम देख रहे हैं एक इंसान खींच रहा है, बाकी के जो लोग हैं पहिए भी चौकोनी वाले हैं, वो बिल्कुल स्पीड नहीं देंगे। और जो पीछे के लोग हैं वो भी, उनका यही नहीं पता चल रहा है कि वो इस गाड़ी को आगे धक्का लगा रहे हैं कि पीछे खींच रहे हैं। तो कई बार हम अपने मूवमेंट में, मिशन में, हम कई बार हमें देखने को ऐसे लोग मिलते हैं, इट्स अ फैक्ट, कि हमें यही नहीं पता चलता कि ये बंदा जो है ये हमारे मिशन को आगे लेके जा रहा है कि हमें कोई गलत राय दे रहा है। तो ये ऐसे ऐसे लोग भी हमारे मिशन में भरे पड़े हैं जिनसे यही नहीं पता चलता कि ये नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं कि पॉजिटिव। जैसे इस इमेज में है कि जो पीछे के लोग हैं उनका समझ में नहीं आ रहा, वो इस तरह से उनकी पिक्चर बनी हुई है कि शायद वो पीछे को ही खींच रहे हैं। और जो उस गाड़ी के अंदर लोग बैठे हैं वो भी इतने ज्यादा लाइक अमाउंट में बैठे हैं, स्केमा में बैठे हैं, उसी पोजीशन में बैठे हैं। वो ऐसा नहीं सोच रहे कि चलो स्लो है तो हम बाहर निकल के हम भी खींच लें साथ में। तो ये जो स्केमा हमने, यथास्थिति जो है, जो हमने कल पढ़ी, तो यहाँ से हमने सहकारियों निकलना है। ये गाड़े की स्थिति जो जो बिल्कुल ऐसी ही स्थिति हमारे समाज की है, हमारे मिशन की है, हमारी मूवमेंट की है। क्योंकि कितने साल हो गए सहकारियों, ये जो 2021 जो 21 ईयर, ये तो इतनी स्पीड से निकले हैं कि हैरानी होती है कि 2021 भी आ गया और हम वहीं के वहीं हैं। तो ये गाड़ी की स्थिति हमें एकदम रियलिटी में दिखाती है कि वेयर वी आर स्टैंडिंग, व्हाट वी हैव टू डू। तो पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम सहकारियों क्या कर रहा है, वो एक बीज को बो रहा है, एक्शन को बोल रहा है कि एक्शन में आना है, हमने राइट एक्शन में आना है। एक्शन, राइट एक्शन। क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि राजनीति में भी बहुत कुछ हो रहा है, रिलीजियस प्लेटफॉर्म पे भी बहुत कुछ हो रहा है, बट जो सोशल, जो सामाजिक निर्माण है उसमें बहुत कम काम हो रहा है। और सभी जो हमारे सीनियर, जो हमारे नायक हैं, वो कह गए हैं कि सोशल, सामाजिक निर्माण के बिना, जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उस समाज की राजनीति भी उतनी कामयाब नहीं होती। तो गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करने के लिए हम एक एक्शन को बो रहे हैं। एक्शन जब वो बाहर निकलेगा, एक हैबिट बनेगी, उस हैबिट से एक करेक्टर डेवलप होएगा, इंडिविजुअल रिकंस्ट्रक्शन होएगी, और उस इंडिविजुअल रिकंस्ट्रक्शन से जो हमारा सोसाइटी का निर्माण होएगा,
और उस करेक्टर से जो हमारी डेस्टिनी है, जो हमारा एम है, उस डेस्टिनी को हम, प्रबुद्ध भारत को हम अचीव कर पाएंगे। तो पे बैक टू सोसाइटी, अगर हम इसकी हिस्ट्री को जानते हैं तो ये महानायक कांशीराम जी की रहनुमाई में 1998 में 25 जुलाई को उन्होंने ही इसको पुणे में स्टार्ट किया था। और उसमें उन्होंने धीमान PR अंबेडकर जी जो हैं उनको उन्होंने इनका नेशनल कन्वीनर थापा था। और इसको फिर जैसे हमें पता ही है कि बहुत शॉर्टली कांशीराम जी चले गए, इस दुनिया से चले गए। तो उसके बाद फिर इसकी रिसर्च वर्क या जो भी कह लो ऐसे चलता रहा। तो अल्टीमेटली जैसे हम कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में धक्का लगाने वाले लोग कम हैं, तो कोऑपरेटिंग एटीट्यूड वाले लोगों को एकत्रित करते करते अल्टीमेटली 15 मार्च 2011 को महानायक कांशीराम स्कूल ऑफ थिंकिंग का शिलान्यास किया गया कांशीराम जी के जन्मदिन पर। और उसके बाद 2013 में जॉन डीवे स्टडी सेंटर का शिलान्यास किया गया, क्योंकि जॉन डीवे ऐसे प्रोफेसर हैं जिनको बाबा साहब अपने फोर्थ गुरु मानते हैं। और मैंने भी उनका सर्टिफाइड कोर्स करे थे, तो उसमें मुझे भी ये जानने को मिला कि बहुत सारी बाबा साहब की राइटिंग्स में जॉन डीवे को इतना अपने आप में फॉलो करते थे कि उनके सेम टू सेम डायलॉग वो लिख देते थे। मतलब इवन वो, जैसे हमने पढ़ा भी सुना भी था कि वो अपनी सविता अंबेडकर जी को लेटर में भी लिखते हैं कि वो लेक्चर जो मैंने आज से 30 साल पहले उनका सुना था, मैं सेम टू सेम रिक्रिएट कर सकता हूँ जॉन डीवे साहब का। तो इस हिसाब से सहकारियों, उनका बहुत इफेक्ट था प्रोफेसर जॉन डीवे का बाबा साहब पे। तो हमें भी उनकी जो एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी है उसको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। और उनका सेंटर जैसे बनाया गया है, और ये जो प्रोसेस है जो ये 2017 से लेके 2020 तक इस प्रोसेस को अगेन रिवाइज करते हुए, कोऑपरेटिंग इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं उनको एकत्रित करते हुए, अल्टीमेटली ये जो हमारा ट्रेनिंग जैसे कह लो कि इसमें बहुत जितने भी सहकारी यहाँ पे बैठे हैं उन सबका योगदान है। इसमें एक सहकारी हमारे नाहर सिंह जी कोरोना के पीरियड में चले भी गए हैं, तो बहुत सारे सहकारियों का इसका योगदान है। हमें उन सबका, मैं उनको आभार भी व्यक्त करती हूँ। और ये रिवाइज होके पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम 15 मार्च 2020 से रेगुलर चल रहा है, एक्शन मोड में है। कोरोना के बाद जैसे हमारा टारगेट ही है कि हमने विद इन 3 to 5 years, विद इन 3 से 5 साल के बीच में हमने 1000 जो 10,000 ट्रेनर है वो तैयार करने हैं। और वो ट्रेनर आगे कैडर कैंप के तहत फिर जैसे लैक्स में जाके अपने समाज का वो पुनर्निर्माण करेंगे। तो अगर हम इसके डेफिनेशन पे जाते हैं तो इट इज अ साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट ऑफ द पे बैक फ्रॉम फ्रीडम फॉर द फ्रीडम इन इक्वालिटी जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी टू एस्टेब्लिश द प्रबुद्ध भारत, जैसे कि गवर्नेंस ऑफ अशोका द ग्रेट इन 21st सेंचुरी, कि वो गवर्नेंस जो अशोका द ग्रेट की थी उसको हम 21st सेंचुरी में लाना चाहते हैं विद इट इज अ साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट फॉर दैट पर्पस। और जैसे हमने देखा ही है कि यहाँ से हम जो अनएक्सप्लोर्ड अम्बेडकरिज्म को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, एफिशिएंट सिटीजन, अवेकन्ड सिटीजन विद राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिनमें हो, उनको हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। एजुकेट, जैसे हमने सीखा ही था कि लर्न एंड टीच थिंकिंग है। एजुटेट महज धरना प्रदर्शन ही नहीं करना, उसमें से पॉसिबिलिटी क्या निकल के आ सकती है, लर्न एंड टीच पॉसिबिलिटी, ऑर्गेनाइज नई नई सृजनात्मक बनना, नई नई संभावनाओं को तलाशना। और जैसे ज्योतिराव फूले जी ने कहा है कि हमने जो पुरानी अवधारणाएं हैं उनको चैलेंज करना है, प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटीज को तलाशना है, एंड रिजॉल्व टू क्रिएटिविटी। अल्टीमेटली हमने जो अपना हमारा एम है उसको अचीव करना है। तो इसी में जैसे हमने अलग अलग ऑपरेशन बनाए हैं पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम में, एकेडमी ऑपरेशन है, जस्टिस ऑपरेशन है, माइंड ऑपरेशन है, तो ये सारे के सारे वुमेन ऑपरेशन है। उसके बाद अब वुमेन का एक रिसर्च इन्वेस्टमेंट डिटर्मिनेशन का एक ऑपरेशन और RID करके बना है। तो ये जो डिफरेंट ऑपरेशन है ये इसीलिए है कि हम अपने लेवल पे अलग अलग भी हम काम करें और बाद में हम इंटीग्रेट होकर कोऑपरेटिव एटीट्यूड में भी रहें, ताकि हमारे में सहकारता भी बनी रहे। क्योंकि जितने भी हम मेन पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के मेंबर हैं, अगर हम इंडिविजुअली भी काम करेंगे और बाद में कोऑपरेटिव के साथ रीअसेस करेंगे, तो जो हमारा टारगेट है उसको हम अचीव कर सकते हैं। तो हमारा जो
कॉन्स्टिट्यूशन है उसका भी जैसे हम देखते हैं महान अशोका से ही कंसेप्ट लिया गया है। जो नेशनल एम्बलम है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, वो भी लायन कैपिटल ऑफ अशोका द ग्रेट से लिया हुआ है। और यहाँ से हमें उनका जो उनका जो लाइफ, जो उनकी पर्सनैलिटी है उसको हमें अपने आप में धारण करने की जरूरत है। तो यहाँ से हमें ये सीखने क्वेश्चन करने की भी जरूरत है कि आर वी एफिशिएंट सिटीजन फुली अवेकन विद द राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या हम उतने एफिशिएंट सिटीजन हैं। तो यहाँ से हमें ये निकल के आता है कि हमें इज देयर इंडिविजुअल एफिशिएंसी इन बहुजनों में इंडिविजुअल एफिशिएंसी है जो विच लीड टू सोशल एफिशिएंसी फॉर बेटर सिटीजन। तो यहाँ पे हम कई बार हम देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी की ही कमी है, जो हमारी कैपेबिलिटी है उसकी कमी नहीं है। कमी तो है तो सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी की ही कमी है। जैसे हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इट इज अ मॉन्यूमेंटल एग्जांपल ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज अ मॉन्यूमेंटल एग्जांपल, वो एक मॉन्यूमेंट है, एक एग्जांपल है, उसने सोशल इंजीनियरिंग करके दे रखी है। संविधान में कैसे सोशल एंडोस्मोसिस लेके आना है, कैसे सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करना है, वो कर रखा है। बट क्या है कि जो शासनकर्ता जमात है वो इसके अगेंस्ट है, वो नहीं चाहता कि होमोजेनस समाज बने, इक्वालिटी आए। तो हमने क्या करना है, वी हैव टू रीएस्टैब्लिश इनकलकेट अ फ्रेश superiority of the Indian Constitution in the mind of Indian citizen। यहाँ पे मैं एक कोट करना चाहूंगी, हमारे चीफ जस्टिस थे श्री एस.एच. कपाडिया जी। उन्होंने ये बोला था कि हमें किसी भी रिलीजियस बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को ही पढ़ लेते हैं तो इट इज इक्वल टू एनी रिलीजियस बुक। अगर हम ये कहते हैं ना कि हमने नैतिकता, मोरालिटी अपने में डेवलप करनी है, हमने हमने रिलीजियस बनना है, हमने अच्छे इंसान बनना है, हमने किसी को भी फॉलो करना है, तो वो कहते हैं यू सिंपली फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, यू सिंपली फॉलो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बुक को पढ़ो, इट इज इक्वल एज एनी रिलीजियस बुक। तो ये श्री एस.एच. कपाडिया का स्टेटमेंट है। तो वी हैव, हमें प्राउड करना चाहिए। और इसमें हमें डेलिब्रेटली हमारी ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इसको प्राइम सुपीरियरिटी बनाएं इन द नेम ऑफ रिलीजन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये सभी लॉ, सभी एथिक्स, सभी रिलीजन के ऊपर है। तो जैसे कि श्री एस.एच. कपाडिया जो चीफ जस्टिस थे इंडिया के, उन्होंने कहा ही है। सो अगर हमने किसी भी कैंपेन को टू इनिशिएट अ सक्सेसफुल कैंपेन टू प्रेजेंट और टू गिव द डायलॉग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया to administrative, religious, social, political, cultural authorities of district, state and center। तो यहाँ पे सहकारियों यही है कि हमने ऊपर से लेके नीचे तक एक कैंपेन, सक्सेसफुल कैंपेन स्टार्ट करना है। जैसे हम यहाँ पे कई बार बजट को डिस्कस करते हैं, इसी तरह हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, एवरी लेवल पे हमने उसको एक कैंपेन स्टार्ट करना है। क्योंकि जो लॉ ऑफ लैंड है दैट इज सुपीरियर टू ऑल। क्योंकि अगर हम लॉ के अंडर रहेंगे तभी जो वही सुपीरियर, सबसे ऊपर है, नियंत्रण में रहना, कानून के भीतर रहना। तो यहाँ पे सहकारियों कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस निकल के आती है, क्योंकि वो सोशल इंजीनियरिंग का एक मॉन्यूमेंट है, एक बहुत मॉन्यूमेंटल एग्जांपल है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम वो जैसे क्रिएटिव इंडिविजुअल जो है उन्हीं को बनाने का उनका मकसद है कि हमारा जो एम है वही है कि वी शुड क्रिएट क्रिएटिव इंडिविजुअल, इंटेलिजेंस क्लास, कोऑपरेटिव क्लास। तो जैसे हमने एजुकेशन के 4 स्टेप पढ़े हैं, लिटरेट जो पढ़ना लिखना जानता है, एजुकेटेड जिसके पास क्वालिफाइड प्रोफेशनल है, और कल्चर्ड जो सेल्फ सक्षम भी है, उसको कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, बट वो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को भी जानता है। बट जो इंसान प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए अपने प्रयत्नों की प्रकाष्ठा करेगा महान अशोका की तरह, वो क्रिएटिव होएगा। और हमने क्रिएटिव इंडिविजुअल पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के थ्रू बनाने हैं। तो जैसे हम कहते हैं कि एजुकेशन है क्या, अगर इसको डिफाइन करें तो एजुकेशन अपने आप में एक्सपीरियंस है। डेली जो हमारे एक्सपीरियंस हो रहे हैं वो एजुकेशन ही है। इट इज द डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंस, विद इन द एक्सपीरियंस, बाय द एक्सपीरियंस एंड फॉर द एक्सपीरियंस।
तो एक्सपीरियंस अपने आप में एक एजुकेशन है, लाइफ इन इटसेल्फ इज एजुकेशन, एंड लाइफ में ही हम डेली एक्सपीरियंस ले रहे हैं। तो एजुकेशन ये साइंटिफिक मेथड है एक्सपीरियंस को ग्रो करना, डेली डेली उसको ग्रो करना, एक्सपैंड करना, और उन एक्सपीरियंस से सीखना, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, दिस इज द लाइफ सहकार्यु। सो यहाँ पे ये भी एक निकल के आता है कि हमारा जो एम है, हमारा एम कोई लाइक इतना, सिर्फ हमारा इतना एम नहीं है कि हमने 1000 ट्रेनर तैयार करने हैं, या जैसे हम एजुकेशन की बात करते हैं, हमारा ये एम नहीं है कि हमने कोई डिग्री ज्वाइन करी है तो उसको पास करना, नहीं। यहाँ पे ये कहने की कोशिश करी गई है प्रोफेसर जॉन डीवी ने कि परफेक्ट होना, मैच्योर होना, रिफाइन होना, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि जो ज्ञान है उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। ज्ञान तो एक समुद्र के बूंद के बराबर है, और जो अज्ञानता है, जो हमें नहीं पता, वो एक समुद्र जैसा है। तो इसी तरह अगर हमने परफेक्ट होना है थ्रू एजुकेशन, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। हमारा ये गोल नहीं होना चाहिए कि हमने इस एग्जाम में थ्रू होना है, जहां हमने 1000 ट्रेनर तैयार करने हैं, हमने उसके आगे जाना है। जैसे महान अशोका आगे गए, उन्होंने भारत देश को उसकी सृजना की, उसके बाद उन्होंने अक्रॉस द बॉर्डर भी की। मतलब हमें इतना बड़ा एम लेके चलना है कि हम ट्रेनर तैयार करके, प्रबुद्ध भारत तैयार करके, बाद में हम अपने पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, जो हमारे साथी हैं, उनको भी हमने मार्गदर्शक हमने बनना है। तो इस तरह यहाँ पे ये कहने की कोशिश की है कि जो इंसान है, मैन है, वो इट इज एवर एंडोरिंग, लगातार, लाइक नेवर एंडिंग। हमारी जो कोशिशें हैं, प्रयास हैं, परफेक्शन है, मेच्योरिटी है, इट इज नेवर एंडिंग, इट इज एवर एंडोरिंग, लगातारता हमारे में बनी रहनी चाहिए। तो एम जो है वो हम देखते ही हैं कि जो करंट एजुकेशन, उसे एम, एजुकेशन का एम फुलफिल नहीं किया जा रहा। इसमें हमें क्रिएटिव नहीं बनाया जा रहा, इसमें हमें कॉपरेशन नहीं सिखाई जा रही। इसमें जो डेमोक्रेसी है, कि डेमोक्रेसी तो तब आएगी ना अगर सोसाइटी, अगर बच्चों को ये सिखाया जाए कि हमारे भारत देश में इस तरह से जो अगर गरीबी है तो उसके पीछे जो है कास्ट इकोनॉमी काम करती है। गरीबी में ये नहीं है कि वो जो बच्चा पैदा हुआ था झुग्गी चौपड़ी में, उसके एक टांग कम थी या उसका एक हाथ कम था, वो इसलिए गरीब है क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली। तो यहाँ पे अगर हम सिखाएंगे तो मे भी उनमें से कोई इंटेलेक्चुअल निकल के आए, जैसे बाबा साहब कहते, कोई वॉल्टेयर निकल के आए, कोई वॉल्टेयर निकल के आए इस प्रेजेंट इंटेलिजेंस क्लास में, जो आगे जाके सोसाइटी के लिए फाइट करे। तो सहकारियों, यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो एजुकेशन है वो मतलब बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं है। तो वो क्रिएटिव तब बनेगी जब उसमें सोसाइटी का कंटेंट ऐड किया जाएगा कि यहाँ पे ये सोसाइटी का स्ट्रक्चर है। जैसे हमने कल देखा कि जो हमारा स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, इट इज एन एपिटोम ऑफ परफेक्ट इनइक्वालिटी। इसमें असमानता कूट कूट कर भरी हुई है। और जब हम ये अपने साथियों को, जूनियर्स बच्चों को सिखाएंगे, स्टूडेंट्स को सिखाएंगे, तो डेफिनेटली उनमें से कोई तो ऐसे निकलेगा जिसका माइंड ओपन होएगा, जो ब्रॉड माइंड से सोचेगा, जो वॉल्टेयर जैसे, अब्राहम लिंकन जैसे, मार्टिन लूथर जैसे, बाबा साहब जैसा कोई बनेगा। तो यहाँ पे ये भी हमें समझने की जरूरत है कि एजुकेशन सिस्टम से ऐसे इंटेलेक्चुअल पैदा होने से रोका जा रहा है। अब जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी ही है, 6वीं क्लास से ही हमें हमारे समाज के बच्चों को उन्होंने वोकेशनल कोर्सेज पकड़ा दिए हैं कि आप प्लम्बर का काम करो, आप कुली का काम करो, माली का काम करो। तो यहाँ से हमारे इंटेलेक्चुअल को उन्होंने रोक लगा दी है। तो यहाँ पे सहकारी अगेन एजुकेशन को ही एक्सप्लेन करा है कि इट इज नॉट प्रेपरेशन ऑफ लाइफ, इट इज लाइफ इन इटसेल्फ। तो जो स्कूल भी है, स्कूल इज नॉट प्रेपरेशन फॉर लाइफ बट स्कूल इज लाइफ। मतलब स्कूल में हम जिंदगी के लिए तैयार होने के लिए नहीं जाते, लाइफ अपने आप में स्कूल है। ये नहीं कि हम डिग्री करके आगे, जैसे हम भी डॉक्टर हैं तो हम डेली सीखते हैं, अभी बीच में भी हमारी जूम मीटिंगें, कॉन्फ्रेंसेस तो होती रहती हैं। तो लाइफ जो है वो कंटिन्यूअस एक स्कूल ही है, लाइफ अपने आप में एक स्कूल है। तो पूरी एजुकेशन, फुल एजुकेशन कब आएगी? जब, जैसे पहले मैंने कहा कि फुल डेमोक्रेसी कब आएगी, फुल एजुकेशन कब आएगी? जब ईच एंड एवरी इंडिविजुअल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेगा, शेयर ऑन द पार्ट ऑफ ईच पर्सन। सबको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। यहाँ पे तो हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती। जो 15% शासन करता है, उन्होंने शासन करना है, उन्होंने वो जैसे मर्जी, उन्होंने ही सब। जैसे हमने देखा है कि 77% जो हमारा देश, नेशन का वेल्थ है उनके पास है, उसी से वो सब कुछ करे जा रहे हैं। हमें तो उसमें इन्वॉल्व ही नहीं किया जा रहा। तो ये डेमोक्रेसी नहीं है।
तो दिस इज नॉट द आइडियल डेमोक्रेसी। तो फुल एजुकेशन तब आएगी जब ईच एंड एवरी पर्सन अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो मैंने पहले बताया शेयर करेगा, शेप देने में, पॉलिसी बनाने में। तो ये प्रोफेसर जॉन डीवे ही सिखाते हैं कि डेमोक्रेसी उसको बोलेंगे। महज वोट का हक मिल जाना डेमोक्रेसी नहीं है, जो कि हमें बताना होगा, हमें समझना होगा कि हमें सिर्फ वोट का हक ही मिला है और कुछ भी नहीं मिला। ये चीज हम सबको सहकारियों समझनी होगी। तो यहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ माइंड की बात आती है कि जो हमारे रहने का, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हम इंसान हैं, जानवरों से बेहतर क्यों हैं? क्योंकि हमने माइंड को कल्टीवेट करना है। जैसे मैंने कल बताया कि जब सेरिब्रल पाल्सी हो जाती है तो वो उसका माइंड सुन हो जाता है, वो कल्टीवेट नहीं कर पाता। बच्चा जिसको जन्म के साथ ऑक्सीजन नहीं मिली, क्राई नहीं किया, तो वो डेड हो गया, उसका माइंड डेड है। शरीर है, बढ़ेगा पलेगा, बट उसका माइंड कल्टीवेट नहीं होएगा। तो हमने अपने माइंड को कल्टीवेट करना है। दिस इज द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। दिस शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। तो एजुकेशन जो है वो हमारे एक्सपीरियंसेस को अगेन अगेन हमने रिकंस्ट्रक्ट करना है। एजुकेशन में खाली नॉलेज नहीं है, इसमें इंटेलिजेंसी को हमने लाना है, इसमें हमने थिंकिंग स्किल को लेके आना है। तो यही एग्जांपल पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम एजुकेशन की देता है। तो एजुकेशन जो है, जैसे महान अशोका ने बताया कि ये एक गेटवे है, एक गेट है, द्वार है। ये एक द्वार है। एजुकेशन से ही सभी की सभी बाकी अपॉर्चुनिटी हमें खुल के आती हैं। अब कितनी बार हम देखते हैं हमारे समाज के बच्चे तो 10th को पार नहीं कर पाते, तो उनको गेटवे कहाँ मिला, उनको अपॉर्चुनिटी कहाँ मिली? जो अपॉर्चुनिटी अशोका ने क्रिएट की, वो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी खत्म की जा रही है नई नई पॉलिसीज लाके। तो अगर हमने अपनी सोसाइटी को इकोनॉमी ड्रिवन, मतलब इसको अगर हमने इकोनॉमिकली डेवलप करना है, तो हमें गेटवे एजुकेशन का खोलना होगा, सबके लिए खोलना होगा, जैसे महान अशोका ने खोला था। और हमने अपने सिटीजन को सिर्फ एक भारत देश की इकोनॉमी को समझने के लिए नहीं तैयार करना, ग्लोबल पूरे वर्ल्ड को कैसे फेस करना है, कैसे वर्ल्ड सिटीजन को मैच करना है, उसके लिए हमने तैयार करना है। हमारी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए। we have to create, we have to improve our environment in which citizen mind expand हो। expand होने से ही हमारी, जैसे कह लो कि जैसे कल भी मैं लेक्चर पढ़ रही थी कि हमारे में कैपेबिलिटी तो कूट कूट के भरी हुई है। अगर हम वंशावली की बात करें तो जो हमारे वंशज हैं वो तो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअली इंटेलिजेंट थे। वंशावली में हम किसी से कम नहीं हैं, बट हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। दैट इज द रीजन कि बहुजन समाज आज भी शासनकर्ता समाज नहीं बना। तो हमने इनहांस करना है, सोशल एंडोस्मोसिस को इनहांस करना है। तो वैलिड एंड फ्री पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम हमें वो वैलिड एंड फ्री पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देता है। अलग अलग जब हमने ऑपरेशन बनाए हैं, जस्टिस ऑपरेशन, माइंड ऑपरेशन, वुमेन ऑपरेशन, तो यहाँ ये अलग अलग पॉइंट है कांटेक्ट होने के। हम वुमेन अलग से कांटेक्ट करती हैं, जो डॉक्टर्स का ऑपरेशन है वो अलग से कांटेक्ट कर रहा है। तो इस तरह ये अलग अलग जब हम चैनल बना लेंगे तो हमारा मोड ऑफ एसोसिएशन ऑटोमेटिकली बन जाएगा, और इसी से जो एंडोस्मोसिस निकल के आएगा। एंडोस्मोसिस इज नथिंग, इट इज एज वी कैन से फ्रेटर्निटी और डेमोक्रेसी, ये तीनों एक ही चीज है। एंडोस्मोसिस, फ्रेटर्निटी और डेमोक्रेसी, ये तीनों एक ही चीज है। तो डी का सहकारियों हमने करना है। तो ये जो हम अपने क्लोज माइंड सेट है, जो हमारा स्केमा है, जो कास्ट स्टुपिडिटी है, मूर्ता है, उससे बाहर निकल के हमने थिंकिंग स्किल को अप्लाई करते हुए कॉपरेशन की ओर बढ़ना है। एसोसिएटेड लाइफ की फीलिंग जो अभी तक नहीं है, बाबा साहब कहते हैं कि कंजॉइंट कम्युनिकेटेड एक्सपीरियंस, एसोसिएटेड लाइफ, ये फीलिंग तब आएगी जब हमारी डेमोक्रेसी में सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ऐड होएगी। वो बहुत अच्छे से ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बयान देते हैं 26 नवंबर 1949 को, बट आज तक उनके बयान को ध्यान नहीं दिया समय की सरकारों ने। तो अगर हमने एनिहिलेट करना है, कास्ट को डी कास्ट करना है, तो हमें ये सारी फीलिंग्स, ये सारे जो क्वालिटीज हैं अपने आप में लेके आनी होगी। और थिंकिंग स्किल, जैसे हम कहते हैं कि ये ऑपरेसिव स्किल है, थिंकिंग स्किल जो है ये ऑपरेटिव स्किल है, महज जानने की नहीं, इसको एक्शन में लाने की स्किल है। इंटेलिजेंसी, एक्सपीरियंस, जैसे कल हमने एक्सपीरियंस जाना ही है कि एक्सपीरियंस वो होता है जिसमें
सक्रिय एंड निष्क्रिय, मतलब जो जो एक्शन हमने किया और जो उसकी अंडरगोइंग प्रोसेस है, उन दोनों से निकल के जो हमें आउटकम मिलती है, दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। जैसे मैंने कल बताया कि महज हम जाति को ढोए जा रहे हैं, ढोए जा रहे हैं, भाई जाति किसने बनाई, क्यों बनाई, उसके एक्शन पे भी हमें काम करना चाहिए। हमें जस्ट हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि मैं चौथे पायदान पे हूँ या मैं चौथे पायदान से भी नीचे हूँ, तो एक्सपीरियंस तो हम कर रहे हैं, बट हमने उसके एक्शन पे भी जाना है। जैसे बाबा साहब ने मैकेनिज्म उसको उसका हमें ढूंढ के दिया कि किसने बनाया, कैसे बनाया, तो उसको एक्शन, उसका एक्शन प्लस कॉन्सिक्वेंस, इन दोनों को समझ के तभी हम एक्सपीरियंस्ड कहलाएंगे। और जो हमारा पर्पस है उस पर भी हमने वर्क करना है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं तो हमने उस पर कंसंट्रेटेड रहना है सहकारियों। तो अप्रेसिव स्किल है जो थिंकिंग स्किल है, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और अ पर्सन टू ग्रो, टू सेल्फ रेगुलेट एंड टू लीड अदर पीपल्स। मतलब खुद भी हमने इंटेलेक्चुअली साउंड बनना है और दूसरों को भी हेल्प करनी है कि वो इंटेलेक्चुअली एफिशिएंट बन पाए। तो जैसे ये लेटिन का वर्ड है कोगिटो एर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। लाइक जैसे मैंने पहले बताया कि जिस बंदे का माइंड नहीं होता वो सोच ही नहीं सकता, तो अगर मैं हूं तो मैंने सोचना भी है। तो थिंकिंग से ही हमने रिकंस्ट्रक्ट करना है, थिंकिंग से ही हमने एनालाइज करना है। जैसे क्वोटेशन भी है थिंकिंग स्किल में कि वी कैन एनालाइज अवर पास्ट, बट वी कैन डिजाइन अवर फ्यूचर। कि हम मतलब ये हमारी मजबूरी है कि पास्ट को हम सिर्फ और सिर्फ, वी कैन ओनली एनालाइज अवर पास्ट, बट हमारे पास एक खूबी क्या है, खूबसूरती क्या है कि वी कैन डिजाइन अवर फ्यूचर। तो हमने फ्यूचर को डिजाइन करना है। जैसे हम बड़ी बड़ी कहानियों में पहले सुनते थे कि जब जब कोई राजा बिल्कुल हार जाता है तो वो मकड़ी को देख के सीखता है कि वो बार बार प्रयास करती है। तो उस तरह से हमने बार बार प्रयास करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है। यहीं से वो एक्सपीरियंस का कंसेप्ट निकल के आता है कि बार बार हमने अपने एक्सपीरियंस से अपना फ्यूचर जो है वो बढ़िया वाला फ्यूचर डिजाइन करना है और इमेंसिपेट होना है। जो हमारी पुरानी धारणाएं हैं उनसे हमने इमेंसिपेट होना है। तो थिंकिंग स्किल जो है वो ऑपरेसिव स्किल है, एक्शन में लाने वाली स्किल है। तो जैसे हमने थिंकिंग टूल सीखे थे कि कंसिडर ऑल फैक्टर, सभी फैक्टर को कंसिडर करते हुए अपने एम, गोल, ऑब्जेक्टिव उनको हमने अपने सामने रखना है। जैसे पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम है, इसका जो एम है ये प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना है और इसका जो गोल है वो है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को लाना थ्रू इंटेलिजेंट क्लास बनाकर उसको मेंटेन रखते हुए उस अलग अलग स्टडी सेंटर हमने बनाने हैं। ये जो हमारे महानायक काशीराम स्कूल ऑफ थिंकिंग है, जहाँ जॉन डिवे प्रोफेसर जॉन डिवे स्टडी सेंटर है, वो महज एक नहीं, वो हमने हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट में लेके जाने हैं। तभी हम लाइक कह लो कि अपने जो हमारा गोल है उसको हम अचीव कर पाएंगे। और अल्टीमेट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो तो 10,000 ट्रेनर तैयार करना और उसके बाद यूथ को तैयार करना, वुमेन का पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा लेना, ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो एम है प्रबुद्ध भारत और गोल है हमारा इंटेलिजेंस क्लास का निर्माण करना। और उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है जो अब हमने स्टार्ट करा हुआ है, ट्रेनर्स का निर्माण करना, वुमेन की पार्टिसिपेशन, क्योंकि ये हम इट्स अ रियलिटी कि वुमेन की पार्टिसिपेशन हमें हर हर एक मूवमेंट में कम रही है। तो ये जब हम 50% जो आबादी है हमारी, जब हम घर से ही उसको साथ में लेके नहीं चलते तो वहीं पर हमारी मूवमेंट आधी रह जाती है। तो ये पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम का प्लस पॉइंट है कि इट एनकरेज वुमेन पार्टिसिपेशन, जिनकी जैसे मिसाल है कि हम अभी सीख ही रहे थे तब भी हमें उन्होंने इतना मौका दिया कि हम एक ट्रेनर के रूप में आपको आज ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये ज्यादा से ज्यादा यूथ को लेके आना, क्योंकि जब हम यूथ को पकड़ेंगे, यूथ को बिल्डअप करेंगे तो फिर हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हमारे साथ यूथ आ जाता है तो फिर हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसी तरह सहकारी और फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज है। तो हमारी सबसे पहले बहुत सारी प्रायोरिटीज होती है, उसमें इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्या है, हमारी नंबर ऑफ ट्रेनर्स को तैयार करना जो है वो हमारी फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है। इसी तरह एम, अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज एंड चॉइसेस है कि मैं क्या कर सकता हूँ एज ए ट्रेनर, मतलब ऑल्टरनेटिव हम और क्या कर सकते हैं किस तरह हम इसको साकार कर सकते हैं, प्रैक्टिकल शेप दे सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, बेस्ट चॉइस क्या है। तो ये सारा हमने प्रियंका जी ने हमें बहुत डिटेल में समझाया था। और प्लस माइनस और जो इंटरेस्टिंग है
इसमें हमने देखना है कि पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम को ही हम क्यों फॉलो कर रहे हैं, इसमें प्लस क्या है, माइनस क्या है, इसका इंटरेस्टिंग क्या है। तो इस पे भी हमने, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो थिंकिंग टूल है, हमने अपने घर में, अपनी जॉब में, अपने मिशन में, हर जगह हम इन थिंकिंग टूल को अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अदर पीपल व्यू है, तो ये जो अदर पीपल व्यू है, इस ये भी हमें सहकारिता सिखाता है। अगर हम दूसरे बंदे का व्यू ही नहीं लेंगे तो वो हमें सहयोग कैसे देगा। तो अदर पीपल व्यू हमने लेना है। और कंसिक्वेंसेस एंड सिक्वले हैं कि इमीडिएट इफेक्ट इसका क्या आएगा, शॉर्ट टर्म इफेक्ट, मीडियम टर्म इफेक्ट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट। तो ये सारे सहकारियों हमने बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं पहले ही। तो अल्टीमेटली हम क्या करने जा रहे हैं, अल्टीमेटली हम जो है एक सोसाइटी का निर्माण करने जा रहे हैं, आइडियल सोसाइटी जो फुल ऑफ चैनल होएगी, जिसमें मोबिलिटी होएगी। एक 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 हिस्से में कोई इंप्रूवमेंट हुई है तो वो चेंज हम दूसरे हिस्से में भी लेके जाएंगे। तो इस तरह हमने ऐसा प्लेस निर्माण करना है जहाँ पे सबको फुल अपॉर्चुनिटी मिले और फुल चैनल हो, चेंज है तो वो ट्रांसफर हो फुली फुली हो। और हम अपनी इच्छा से हम लाइक विद जानबूझकर जो हमारे इंटरेस्ट है कॉन्शियसली हम शेयर करें, मजबूरी में ना शेयर करें कि सरकार का जैसे ऑर्डर आया है। हम इंडिविजुअली इस तरह से निर्माण करेंगे, इंडिविजुअल की इस तरह से कंस्ट्रक्शन होगी कि उसको लगेगा कि ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं, अगर मुझे कोई फायदा हुआ तो वो मैंने दूसरे बंदे को भी बताना है। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है हमारा कॉन्शियसली हमने कम्युनिकेट करना है, क्योंकि कम्युनिकेशन की ही लैकिंग है हमारी सोसाइटी में। कोऑपरेटिव वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, ये हमने बहुत अच्छे से कोऑपरेटिव वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स हमने जैसे सीखे थे। वॉलंटरी एंड ओपन मेंबरशिप है, डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल है इसमें। और हमारे जो इसकी सेल्फ हेल्प, केयरिंग फॉर अदर, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, इक्विटी, सॉलिडेरिटी, ये सारे के सारे जो हमारे इसकी वैल्यूज एंड है, मॉरल वैल्यूज हैं, एथिकल वैल्यूज हैं कोऑपरेशन की, इसको हमने लेके आना है। क्योंकि कॉमन पोजेशन जब हम में आएगा तो पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम जो है वो अपनी सभी ब्रांचेस के तहत एक कॉमन पोजेशन लाने की चेष्टा कर रही है। और वही जो डिग्निफाइड सोसाइटी का जो एक करेक्टर है कि ओपन माइंडेड होना, होल हार्टेड होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस, कोई भी हमें लाइक रास्ते में कोई भी हमें रुकावट आए तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना, साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड है। क्योंकि इसमें ये साइंटिफिक ही है जो भी हम करा रहे हैं, इसमें सभी इसमें साइंटिफिक बेस ही लगा हुआ है। और थिंकिंग पीपल सोसाइटी का निर्माण करना, क्रिएटिव बनाना, लोगों को इंटरप्रिटेशन करना, खुद की इंटरप्रिटेशन के हम कहाँ कम पढ़ रहे हैं। पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम में भी अगर हम कुछ हमारे जो टारगेट है अगर हम उसको अचीव नहीं कर रहे तो उसको भी हमने बीच बीच में इंटरप्रेट करते जाना, इंट्रोस्पेक्शन करना। और रेट्रोस्पेक्शन, जो पीछे रह गया, जो पीछे हम छोड़ आए हैं, उसको उसको भी रेट्रोस्पेक्ट करके उससे गाइडेंस लेना। और कोऑपरेशन तो सहकारी रहेगा ही रहेगा। और ये ट्रांसमिशन जो है वो जब कम्युनिकेशन करेंगे तो वो हैबिट्स में आएगा, थिंकिंग एंड फीलिंग में आएगा, कॉमन अंडरस्टैंडिंग होएगी, लाइक माइंडेडनेस और फोरसाइट के दूरदृष्टि, जैसे हम कहते हैं दूरदृष्टता को अपने में लेके आना, फॉरवर्ड लुकिंग विजन है। और विजडम वाइड रेंज कैमरा से हमने अपनी मूवमेंट को देखना है। और जैसे हम कहते ही हैं कि वुमेन एंड मेन, जैसे वी हैव टू बी डी फैक्टो कस्टोडियन ऑफ अम्बेडकर ट्रेडिशन एंड कल्चर। अम्बेडकरिज्म जो है उसके हमने पहरेदार बनना है, उसको हमने स्प्रेड करना है, उसको हमने क्रिएटिव रिकंस्ट्रक्ट करना है, हमने पहरेदार बनना है। जैसे हम गलत धारणाओं के पहरेदार अब तक बने हुए थे, उससे निजात पाते हुए, उससे फ्री होते हुए, अब हमने नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड वी हैव टू बी डी फैक्टो को कस्टोडियन ऑफ अम्बेडकर ट्रेडिशन, अनएक्सप्लोर्ड अम्बेडकरिज्म को एक्सप्लोर करते हुए उसको हमने एक्शन आइडियोलॉजी में लेके आना है। तो यहाँ से हमने वुमेन्स जो हैं उनकी अम्बेडकर मूवमेंट मस्ट बी रिगार्डेड एंड एनकरेज एज अ मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि बाबा साहब का भी हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि किसी भी सोसाइटी का अगर हमने असेसमेंट देखनी है कि वो कितना अचीव कर पाई है तो वो उसकी जो प्रोग्रेस है वहाँ की वुमेन की प्रोग्रेस से वो नापते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमने मोटिवेट करना है ज्यादा से ज्यादा वुमेन सहकारियों को। इंटेलिजेंस कम्युनिटी से ही फिर इंटेलिजेंस क्लास का हमने निर्माण करना है, एक्सप्लोर करना है अनएक्सप्लोर्ड अम्बेडकरिज्म को, अनएक्सप्लोर्ड अशोका को, अनएक्सप्लोर्ड क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले को। और उसे हमने एम्यूलेट करना है, इमिटेट नहीं करना।
कास्ट को हमने इमिटेट कर करके हमने कास्ट को इतना लाइक मजबूत बना दिया। अब वहां से हमने निकल के एम्यूलेट करना है, फॉलो करना है तो खुले दिमाग से करना है। एंड वी डू, हम ये कर सकते हैं सहकारियों, हम ये कर सकते हैं अगर हम अगर हमें राइट एजुकेशन मिलती है तो हम ये कर सकते हैं। अम्बेडकरिज्म को हम रेनोवेट कर सकते हैं, उसको पुनर्अवस्था में ला सकते हैं, रीयुविनेट कर सकते हैं, उसको हम युवा अवस्था में ला सकते हैं, रिवाइटलाइज कर सकते हैं, हम उसको मोर सक्षम कर सकते हैं, एंड उसको हम इम्यूनाइज कर सकते हैं। जैसे अभी कोरोना की वैक्सीन हो रही है, हम उसको उस वायरस को इम्यूनाइज कर रहे हैं, उसको टीका लगा के इम्यूनाइज किया जा रहा है कि दोबारा से वो वायरस हमें अटैक ना कर पाए। इसी तरह हमने अम्बेडकरिज्म का टीका लगाना है, इम्यूनाइज करना है, उसके रक्षक बनना है, उसको स्प्रेड करना है। So thinking skill with and education and cooperation say we can become the mainstream organization and we can become the mainstream program। जब समाज परिवर्तन की दिशा में कूच होगा तब आंदोलन, संघर्ष और संगठन मजबूत होगा। तो सहकारियों में महान अशोक का राज आएगा, हम सबको भयमुक्त बनाएगा। तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि ये जितने भी हमने 5 चैप्टर समझे हैं उसको हम बार बार जैसे हमारा YouTube चैनल है वहां से हम इसको समझते हुए, क्योंकि एक बार में हमें नहीं समझ आता, तो उनको जब हम बार बार समझते हैं, उसमें सारे के सारे लेक्चर पढ़े हैं, तो वी कैन रिकंस्ट्रक्ट अवर पर्सनैलिटी एंड वी कैन रिकंस्ट्रक्ट अवर जो ओल्ड एक्सपीरियंसेस हैं, और उसके बाद हम सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा टास्क है वो अपहिल टास्क है, जो हमारा रिकंस्ट्रक्शन का टास्क है, इट इज अ अपहिल टास्क, स्किल्ड टास्क। इसमें इजी काम नहीं है, महज स्टेप नहीं लेने हमने। द वेलफेयर स्टेट विल बी नॉट पॉसिबल विदाउट पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम। तो ये महज जैसे हम एक स्टेप लेते हैं वो उस तरह से नहीं है, इट इज अ अपहिल टास्क। जैसे हम एक पहाड़ी को चढ़ते हैं, फोर्स के साथ चढ़ते हैं, स्किल्ड के साथ चढ़ते हैं। तो जितने भी हमारे थिंकिंग स्किल के टूल्स हैं, कॉपरेशन को हमने समझा है, कास्ट कल्चर को हमने समझा है, उन सब से हमने अपने दिमाग, अपने ब्रेन को, जैसे हम कहते हैं ना कि इसको हमने क्रिएटिव बनाना है, इसको इनकल्केट करना है, तो ब्रेन को इनकल्केट करके हमने इस अपहिल टास्क को अचीव करना है। इसके साथ सहकारियों में अपना वक्तव्य यहीं पे खत्म करती हूँ। सभी को जय भीम। थैंक यू। ओवर टू प्रियंका जी।